हाँ बच्चों, डिफ्रैक्शन का लास्ट एग्जांपल में कनेक्शन कट गया था, इसे पूरा नहीं करा पाया था, इसको देख लेना। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल में ही दे रखा है और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारे जेईई मेंस या नीट में पूछा जा सकता है। देख लेना, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने यहाँ लिख दी है, एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। वही हम यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब वाईडीएससी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो उसमें दीवार में हम दो पतली-पतली स्लिट या पतले-पतले खांचे बना देते हैं। ये तो हमको दे रखा है कि इन स्लिट्स के बीच आपस में दूरी, हमको दे रखा है कि स्लिट्स के बीच आपस में दूरी स्मॉल डी इक्वल टू 1 मिलीमीटर है और स्लिट है ना, प्रत्येक स्लिट के छिद्र की चौड़ाई को हम स्मॉल बी मान लेते हैं। वैसे तो डिफ्रैक्शन में स्लिट के छिद्र की चौड़ाई को भी हम डी बोलते थे, लेकिन इस बार डी स्लिट के बीच आपस में दूरी को बोल रखा है। तो इस बार स्लिट के छिद्र की जो चौड़ाई है उसको हम कुछ और बोल लेते हैं, स्मॉल बी बोल लेते हैं। ठीक, तो हमको पूछा है कि प्रत्येक स्लिट के छिद्र की चौड़ाई कितनी हो ताकि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के अंदर डबल स्लिट व्यतिकरण की 10 फ्रिंजेस समा जाए। उसके लिए प्रत्येक स्लिट के छिद्र की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए वो देखना। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हम मशीनी मानव के टाइप से कैलकुलेशन से तो कर लेंगे, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक बहुत गहरा राज छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन तो कर लेंगे, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, ठीक ना। इसके अंदर छुपा हुआ कंसेप्ट समझते हैं। ये तो वही मान लेते हैं वाईडीसी का प्रयोग है। इधर भी छोटी सी स्लिट बना दी है जिसको S1, इधर भी छोटी स्लिट बना दी है इसको S2, है ना। स्लिट के बीच आपस में दूरी स्मॉल डी है और स्लिट के छिद्र की, है ना, प्रत्येक स्लिट के छिद्र की चौड़ाई को हम स्मॉल बी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें गहरा राज ये है कि वाईडीएससी का जो व्यतिकरण का प्रयोग था उसके अंदर भी विवर्तन छुपा होता है। तो गहरी चीज ये है यार कि वाईडीएससी का व्यतिकरण का जो प्रयोग है उसके अंदर भी विवर्तन छुपा होता है। देखो, इसको हम समझ सकते हैं, है ना, इसको हम समझ सकते हैं। ये तो तुम बताओ कि जो स्लिट S1 है उस पर भी प्रकाश गिरा रहे हैं, है ना। हम देख सकते हैं कि स्लिट S1 पर भी प्रकाश निकाल रहे हैं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, स्लिट S1 पर भी प्रकाश गिरा रहे हैं। तो स्लिट S1 से निकलने के बाद भी प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा, मतलब स्लिट S1 के कारण भी प्रकाश का विवर्तन होगा। सॉरी, ये तो हम बोल सकते हैं कि स्लिट S1 पर भी प्रकाश गिरा रहे हैं। तो स्लिट S1 से निकलने के बाद भी प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा, मतलब स्लिट S1 के कारण भी प्रकाश का विवर्तन होगा। और ऐसे ही स्लिट S2 पर भी प्रकाश गिराया जा रहा है। तो इससे निकलने के बाद भी प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा, मतलब स्लिट S2 के कारण भी प्रकाश का विवर्तन होगा। है ना, तो हम पक्का बोल सकते हैं, हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि स्लिट S1 के कारण भी प्रकाश का विवर्तन होगा, मतलब इसका भी विवर्तन पैटर्न बनेगा। और स्लिट S2 के कारण भी प्रकाश का विवर्तन होगा, मतलब स्लिट S2 के भी विवर्तन पैटर्न, स्लिट S2 के भी विवर्तन पैटर्न बनेगा। ये तो बस हम पक्का बोल सकते हैं कि स्लिट S1 के कारण भी प्रकाश का विवर्तन होगा, मतलब इसका भी विवर्तन पैटर्न होगा। और स्लिट S2 के कारण भी प्रकाश का विवर्तन होगा, मतलब इसके भी विवर्तन का पैटर्न होगा। और ध्यान रखना कि, है ना, ध्यान रखना कि स्लिट S1 के विवर्तन और स्लिट S2 के विवर्तन पैटर्न का जो परिणामी होता है उसको वाईडीएससी का व्यतिकरण पैटर्न बोलते हैं, जिसमें तुल्य तीव्रता का ग्राफ हमने ऐसा पढ़ा था। ये खतरनाक चीज है ना, तो ये ध्यान रखना तुम। ठीक है ना, ठीक है, ये चीज तुम ध्यान रखना कि स्लिट S1 के कारण भी प्रकाश का विवर्तन होगा, मतलब इसके भी विवर्तन का पैटर्न बनेगा। स्लिट S2 के कारण भी प्रकाश का विवर्तन होगा, मतलब इसका भी विवर्तन पैटर्न बनेगा। और ध्यान रखना कि स्प्लिट S1 का विवर्तन और स्प्लिट S2 का भी विवर्तन, इनके विवर्तन का जो परिणामी होगा, सुपरपोजिशन होगा, उसको वाईडीएससी व्यतिकरण पैटर्न बोलते हैं, जिसका ग्राफ ऐसा होगा। बस इससे हम पक्का बोल सकते हैं ना, इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि वाईडीएससी जो व्यतिकरण होता है उसके अंदर भी सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन छुपा होता है। तो इस चीज को मैंने बिल्कुल प्रॉपर शब्दों में लिख दिया है। स्लिट S1 के कारण भी प्रकाश का विवर्तन होगा, मतलब इसका भी विवर्तन पैटर्न बनेगा, ऐसा बनता है ना। ये तो ध्यान रखना
स्लिट S1 के कारण भी प्रकाश का विवर्तन होगा, इसका भी विवर्तन पैटर्न बनेगा। स्लिट S2 के कारण भी प्रकाश का विवर्तन होगा, मतलब इसका भी विवर्तन पैटर्न बनेगा। और ध्यान रखना कि स्लिट S1 के कारण विवर्तन और स्लिट S2 के कारण विवर्तन, इन दोनों विवर्तन का जो परिणामी होगा है, जो सुपरपोजिशन होगा, उसी को YDC व्यतिकरण पैटर्न बोलते हैं, जिसका ग्राफ इस टाइप का आता है। तो बस इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि YDSC जो व्यतिकरण है उसके अंदर भी सिंगल स्लिट विवर्तन छुपा होता है ना? ये बोल सकते हैं। तो ये सारा हमने देख लिया, ठीक है? ध्यान रखना कि अभी तक तो हम अज्ञानियों के टाइप से व्यतिकरण और विवर्तन को अलग-अलग मानते थे, लेकिन एक्चुअली दोनों अलग-अलग नहीं है, समान है। एक्चुअली व्यतिकरण के अंदर भी विवर्तन छुपा होता है। तो ये सारा हमने चीजें देख ली, ठीक है? बस अब ये जो चिल्लर टाइप का क्वेश्चन है उसको भी हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको देख लेते हैं। ये तो YDSC व्यतिकरण का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना? ये तो हमको पता है कि स्लिट S1 और S2 इन पर भी प्रकाश गिर रहा है। चलो स्लिट S1 की बात करते हैं। S2 के साथ भी वही सब होगा ना? स्लिट S1 की बात करते हैं, तो बताओ स्लिट S1 पर प्रकाश गिराया जा रहा है तो, है ना? स्लिट S1 पर प्रकाश गिरा रहे हैं तो इसका भी विवर्तन पैटर्न बनेगा ना? और हमको दे रखा है ना? इस बार हमको दे रखा है कि स्लिट S1 का जो विवर्तन पैटर्न बनेगा, ये तो हमको दे रखा है कि इसके सिंगल स्लिट, ये हमको दे रखा है कि इसके सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न की जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है उसके अंदर डबल स्लिट व्यतिकरण की 10 फ्रिंजेस समा रही है, ठीक है? बी कितना होगा वो देखना है, बस कर सकते हैं ना? पता है कि स्लिट S1 से प्रकाश का विवर्तन होगा, मतलब S1 का विवर्तन पैटर्न बनेगा ना? और विवर्तन पैटर्न की जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है उसके अंदर व्यतिकरण पैटर्न की 10 फ्रिंजेस समा रही है, ये हमको दे रखा है। बस हमको पता है कि स्लिट S1 से प्रकाश का विवर्तन होगा, और हमको अच्छे पता है कि सिंगल स्लिट विवर्तन की सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है, 2 बीटा। और हमको पता है कि स्लिट S1 से प्रकाश का विवर्तन होगा, और हमको पता है कि इस विवर्तन के सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है, 2 बीटा। लेकिन अब सही शब्दों में 2 बीटा डिफ्रैक्शन बोलना होगा, और उसके अंदर, ये उसके अंदर डबल स्लिट व्यतिकरण की 10 फ्रिंजेस आ रही है। तो बताओ डबल स्लिट व्यतिकरण की फ्रिंज चौड़ाई चलो बीटा इंटरफेरेंस मान लेते हैं, तो उसके अंदर व्यतिकरण की 10 फ्रिंजेस आ रही है, मतलब ये 10 बीटा इंटरफेरेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला समझे ना? तो ये ध्यान रखना, स्लिट S1 पर प्रकाश गिरा रहे हैं तो इसका विवर्तन पैटर्न बनेगा ना? और हमको पता है, और हमको पता है कि विवर्तन पैटर्न की सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई 2 बीटा होती है, मतलब इसको सही शब्दों में यहाँ 2 बीटा डिफ्रैक्शन बोलना होगा, और उसके अंदर व्यतिकरण की 10 फ्रिंजेस समा रही है, मतलब ये 10 बीटा इंटरफेरेंस के बराबर होना चाहिए। बस बिल्कुल एक लाइन में बोल सकते हैं, है ना? तो हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि डिफ्रैक्शन की सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई 2 बीटा डिफ्रैक्शन, और उसके अंदर व्यतिकरण की 10 फ्रिंजेस आ रही है, मतलब 10 बीटा इंटरफेरेंस के बराबर होना चाहिए। बस अब मान रख देते हैं, तो 2 बीटा डिफ्रैक्शन, फिर बताओ बीटा डिफ्रैक्शन कितना होगा, वही लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो लैम्डा कैपिटल डी अपन स्मॉल डी की जगह इस बार बी बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस बार स्लिट के छिद्र की चौड़ाई को हमने डी की जगह बी माना है, बराबर 10। और बीटा इंटरफेरेंस, तो हमको पता है कि बीटा इंटरफेरेंस भी लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, तो लैम्डा डी अपन इसमें स्लिट के बीच आपस में दूरी स्मॉल डी आएगी, है ना? तो बस इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो हमको पता है कि इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा डी से लैम्डा कैपिटल डी कैंसल, ठीक है ना? उसके बाद ये 5 से 10 कैंसल, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास b इक्वल टू कितना आएगा, d बाय 5। तो d तो स्लिट के बीच आपस में दूरी वो 1 मिलीमीटर है, बाय 5 तो स्लिट के छिद्र की चौड़ाई कितनी हो गई, 0.2 मिलीमीटर। इस टाइप से इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, और क्वेश्चन के अंदर जो राज छुपा था या जो कंसेप्ट छुपा था उसको भी हमने देख लिया, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन कर लिया, इसके अंदर जो कंसेप्ट छुपे थे उसको भी कर लिया, लेकिन अब कई, है ना? और ध्यान रखना कि जो पूरा क्वेश्चन किया उसमें बस एक ही सबक सीखने मिला कि YDSC जो व्यतिकरण होता है उसके अंदर भी विवर्तन छुपा होता है। ये हमने मेन कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है? और ये कर तो लिया, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि प्रैक्टिकली जो YDSC व्यतिकरण होता है उसके अंदर विवर्तन का प्रभाव नहीं दिखता है, बिल्कुल न के बराबर दिखता है ना? फर्स्ट ईयर में तुम YDSC का एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें व्यतिकरण का पैटर्न ऐसा ही आता है,
ये मतलब तुल्य तीव्रता का y के साथ ग्राफ ऐसा ही आता है जो हमने YDSC में पढ़ा था। ये तो ध्यान रखना तो कि प्रैक्टिकली ये ध्यान रखना कि प्रैक्टिकली YDSC का जो प्रयोग करते हैं, ये प्रैक्टिकली YDSC व्यतिकरण का प्रयोग करते हैं, उसमें विवर्तन का प्रभाव बिल्कुल न के बराबर दिखता है, मतलब विवर्तन का प्रभाव नहीं दिखता है। ठीक है, तो क्यों नहीं दिखता उसका कारण देखना है। ये ना मतलब व्यतिकरण के अंदर विवर्तन छुपा है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली YDSC का जो व्यतिकरण का प्रयोग करते हैं उसके अंदर विवर्तन का प्रभाव नहीं दिखता है। वो क्यों नहीं दिखता है वो देखते हैं। तो उसके लिए मैंने अलग पेज पे चित्र बना दिया है डेटा। ठीक है, तो वही अ, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि YDSC व्यतिकरण के एक्सपेरिमेंट में विवर्तन का प्रभाव हमको नहीं दिखता, उसका कारण क्या है ये पूछा जाता है। ठीक है? तो उसको हम देख सकते हैं। ठीक, तो चलो इस बार मान लेते हैं वही YDSC व्यतिकरण का प्रयोग कर रहे हैं, है ना? ध्यान से देखना। इस बार वही YDSC के व्यतिकरण का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये दीवार लेते हैं, दीवार में 2 पतली-पतली स्लिट बनाते हैं। चलो इसको स्लिट S1 और इसको S2, है ना? और इस पर हम एकवर्णी प्रकाश गिराते हैं, एकवर्णी प्रकाश की समानांतर किरणें गिराते हैं। वो हम नॉर्मली स्लिट के बीच आपस में जो दूरी है उसको तो हम डी बोलते हैं, और इसको डी बोला है तो स्लिट के छिद्र की जो चौड़ाई है उसको चलो हम स्मॉल बी बोल लेते हैं। ठीक है ना? हाँ बच्चों, अब देखो स्लिट S1 पर भी प्रकाश गिरा रहे हैं, मतलब स्लिट S1 के कारण भी प्रकाश का विवर्तन होगा, मतलब विवर्तन पैटर्न बनेगा। ऐसे स्लिट S2 पर प्रकाश गिरा रहे हैं तो स्लिट S2 के कारण भी प्रकाश का विवर्तन होगा। तो ध्यान रखना है कि स्लिट S1 के कारण विवर्तन और स्लिट S2 के कारण विवर्तन, इन दोनों विवर्तन का जो परिणामी होता है उसी को YDSC व्यतिकरण पैटर्न बोलते हैं, जिसका ग्राफ इस टाइप का आता है। बस अब दिमाग में वही क्वेश्चन कि इस व्यतिकरण के अंदर विवर्तन छुपा है, फिर भी प्रैक्टिकली व्यतिकरण पैटर्न में विवर्तन का प्रभाव हमको कोई खास नहीं दिखता है, उसका कारण क्या है वो देखना है। ये तो इसका कारण ये होता है यार, ये तो ध्यान रखना कि नॉर्मली वाई ये ध्यान रखना कि नॉर्मली YDSC का जो प्रयोग करते हैं उसमें स्प्लिट के छिद्र की चौड़ाई बहुत ही कम रखते हैं। ध्यान रखना कि नॉर्मली YDSC का जो प्रयोग करते हैं उसमें स्लिट के छिद्र की चौड़ाई बहुत ही कम रखते हैं, मतलब 10 माइक्रोमीटर 20 माइक्रोमीटर इतनी रखते हैं। तो ध्यान रखना कि नॉर्मली YDSC का जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें स्लिट के छिद्र की चौड़ाई बहुत ही कम रखते हैं। और तुम बताओ कि स्लिट के छिद्र की चौड़ाई बहुत ही कम रखेंगे तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी। ये मैंने बताया था कि डिफ्रैक्शन के सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है, 2 बीटा डिफ्रैक्शन। तो 2 और बीटा डिफ्रैक्शन को लैम्डा डी अपन स्मॉल डी की जगह हमने बी शब्द यूज किया है। ठीक है? ध्यान रखना कि नॉर्मली जो YDC का प्रयोग करते हैं उसमें स्लिट के छिद्र की चौड़ाई बहुत ही कम रखते हैं, माइक्रोमीटर। ठीक है, 10 से 20 माइक्रोमीटर ऐसे रखते हैं। बस नॉर्मली YDC का प्रयोग करते हैं उसमें स्लिट के छिद्र की चौड़ाई बहुत ही कम रखते हैं। और बताओ छिद्र की चौड़ाई भी बहुत ही कम रखेंगे तो ये YD बाय बी काफी ज्यादा हो जाएगा, मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। है तो ये ध्यान रखना। नॉर्मली YDC का प्रयोग करते हैं उसमें स्लिट के छिद्र की चौड़ाई स्मॉल भी बहुत ही कम रखते हैं, और स्लिट के छिद्र की चौड़ाई बहुत कम रखेंगे तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई बहुत ही ज्यादा होगी। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई बहुत ही ज्यादा आती है, मतलब 10 से 20 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है। और तुम बताओ, है ना, कि स्लिट के छिद्र का आकार बहुत कम रखते हैं तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई भी बहुत ज्यादा होगी, और साथ में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का जो ग्राफ बनेगा वो भी काफी फ्लैट बनेगा। ज़ेटा ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई बहुत ज्यादा होगी और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का जो ग्राफ बनेगा वो भी काफी फ्लैट बनेगा, है ना? और तुम बताओ कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई बहुत ज्यादा होगी या ग्राफ काफी फ्लैट बनेगा। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई इतनी ज्यादा होगी कि उसके अंदर व्यतिकरण की 10 फ्रिंजेस नहीं, एक्चुअली उसके अंदर व्यतिकरण की 100 या 200 फ्रिंजेस आ जाएंगी। ठीक है, और ध्यान रखना कि इसके, है ना, इसके सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के अंदर व्यतिकरण की 100 या 200 फ्रिंजेस आ जाएंगी। तो अगर कोई दर्शक यहाँ से देखे तो उसको केवल व्यतिकरण पैटर्न ही दिखेगा, बाकी विवर्तन का जो प्रभाव है उसको नहीं दिखेगा। मतलब कोई दर्शक यहाँ से देखे तो ग्राफ लगभग इस टाइप का दिखेगा। तो इसलिए YDSC के व्यतिकरण के अंदर विवर्तन छुपा होता है, फिर भी YDSC के व्यतिकरण पैटर्न के अंदर विवर्तन का प्रभाव कोई खास नहीं दिखता है। ये तो इसको मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके लैंग्वेज में लिख दिया है। ठीक है, ये तो ध्यान रखना। एक्चुअली व्यतिकरण के अंदर विवर्तन छुपा होता है, लेकिन वास्तव में YDC का जो प्रयोग करते हैं,
है ना? लिख दिया है कि वास्तव में वाईडीएससी का जो प्रयोग करते हैं उसमें स्लिट के छिद्र की चौड़ाई बहुत कम रखते हैं। स्लिट के छिद्र की चौड़ाई बहुत कम रखेंगे, तो विवर्तन की जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है उसकी चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा होगी और साथ में विवर्तन का जो ग्राफ बनेगा वो भी काफ़ी फ्लैट बनेगा और विवर्तन के सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होगी। इतनी ज़्यादा होगी कि उसके अंदर व्यतिकरण की 10 फ्रिंजेस नहीं, उसके अंदर व्यतिकरण की 100 या 200 फ्रिंजेस आ जाएँगी। तो बस अब अगर कोई दर्शक यहाँ से देखेगा, तो उसको केवल व्यतिकरण वाला ही ग्राफ दिखेगा, बाकी व्यतिकरण में जो विवर्तन का प्रभाव है उसको दिखेगा ही नहीं क्योंकि हम बहुत पास-पास वाली फ्रिंजेस लेते हैं, ठीक है? बस इसलिए वाईडीएससी व्यतिकरण के अंदर विवर्तन छुपा होता है, फिर भी व्यतिकरण के अंदर विवर्तन का जो प्रभाव है हमको क्लियरली नहीं दिखता है, ठीक है? लेकिन तुम बताओ कि अगर स्लिट की है ना? तुम बताओ कि अगर स्लिट के छिद्र की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रखें, है ना? ध्यान रखना कि अगर स्लिट के छिद्र की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रखें मतलब 10 माइक्रोमीटर की जगह 0.1 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर अगर ऐसी रखें, ये मैंने अगले पेज पे बता दिया है। ये तो ध्यान रखना तुम कि अगर ध्यान रखना कि वाईडीसी के एक्सपेरिमेंट में स्लिट के छिद्र की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रखें मतलब 10 माइक्रोमीटर की जगह 0.1 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर ऐसी रखें। तो ध्यान रखना कि स्लिट के छिद्र की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रखें, तो अब फिर अब विवर्तन का जो सेंट्रल फ्रिंज है उसकी चौड़ाई थोड़ी कम होगी और सेंट्रल फ्रिंज की चौड़ाई थोड़ी कम होगी तो अब विवर्तन की सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के अंदर व्यतिकरण की 100 या 200 फ्रिंजेस नहीं 10 या 20 फ्रिंजेस ही आएंगी। तो अब है ना, अब जो तुल्य तीव्रता का ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा जिसमें व्यतिकरण पैटर्न तो है ही लेकिन उसके अंदर विवर्तन पैटर्न का भी प्रभाव आएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना कि अगर स्लिट की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा रखें मतलब 0.1 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर ऐसी रखें, तो फिर जो विवर्तन की सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है उसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम हो जाएगी और चौड़ाई थोड़ी कम हो जाएगी तो उसके अंदर वाईडीएस से व्यतिकरण की बहुत सारी फ्रिंजेस नहीं आएंगी, 100-200 नहीं आएंगी, 5 या 10 फ्रिंजेस ही, है ना? इसके अंदर वाईडीएस से व्यतिकरण की 5 या 10 फ्रिंजेस ही आएंगी तो बस। अब तुल्य तीव्रता का ग्राफ ऐसा होगा मतलब व्यतिकरण हो रहा है ना, तो बस व्यतिकरण हो रहा है उसके कारण क्रमागत ब्राइट स्पॉट बनेंगे, ब्राइट और डार्क स्पॉट बनेंगे, लेकिन साथ में विवर्तन के कारण, है ना? विवर्तन के कारण ग्राफ इस टाइप का आएगा। तो ध्यान रखना कि अब व्यतिकरण के अंदर विवर्तन का भी प्रभाव दिखेगा, ठीक है? जो बिल्कुल पास-पास फ्रिंजेस है वो तो वाईडीसी के व्यतिकरण की फ्रिंजेस हैं और ये उस ग्राफ का जो ऊपरी आवरण है वो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के प्रभाव को बता रहा है। बस अब व्यतिकरण के अंदर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का भी प्रभाव तुमको दिखेगा, ठीक है? ये बस मैंने बिल्कुल प्रॉपर शब्दों में बता दिया और मैंने कुछ भी नहीं बताया, सारा एनसीईआरटी में लिख रखा है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है उसके लिए एनसीईआरटी को 10 में से 10 मार्क्स फुल मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है? एनसीईआरटी में देखना फिगर नंबर 10.17 उसमें ये लिखा है। बस ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया ना, अब इसका फाइनल रिजल्ट बता रहा हूँ तो याद रखना कि वास्तव में जो वाईडीसी का प्रयोग करते हैं उसमें स्लिट की चौड़ाई बहुत कम रखते हैं। तो ये तो डिफ्रैक्शन की जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा होगी और उसका ग्राफ फ्लैट होगा। चौड़ाई इतनी ज्यादा होगी कि डिफ्रैक्शन की सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के अंदर डिफ्रैक्शन की सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के अंदर व्यतिकरण की 100 या 200 फ्रिंजेस आ जाएंगी। ये तो अब हमको विवर्तन का प्रभाव नहीं दिखेगा, ये हमको केवल व्यतिकरण की फ्रिंजेस दिखेंगी, इसका ऊपरी आवरण नहीं दिखेगा क्योंकि हम बहुत पास वाले बिंदु को देखते हैं। ये लेकिन ध्यान रखना कि अगर स्लिट के छिद्र की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा रखें, तो अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई थोड़ी कम हो जाएगी, तब तो उसके अंदर व्यतिकरण की 100-200 नहीं 5 या 10 फ्रिंजेस ही दिखेंगी। बस अब हमको व्यतिकरण पैटर्न के अंदर विवर्तन पैटर्न का प्रभाव दिखेगा। तो ये जो ग्राफ है वो तो है ना, ऑरेंज कलर का जो ग्राफ है वो तो वाईडीएससी व्यतिकरण के पैटर्न को बता रहा है और ग्राफ का जो ऊपरी आवरण है वो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के प्रभाव को बता रहा है। ये मैंने पूरा कंप्लीटली बता दिया। हाँ बच्चों, अब विवर्तन का एक लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है और नीट 2000 नीट 2015 का जो सेकंड पेपर था, ये कैंसिल होने के बाद जो सेकंड पेपर था जो काफी टफ था उसमें क्वेश्चन आया था। तो जेई मेंस में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देख लेना इसको, ठीक है? ध्यान से देख लेना। पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस बार भी वो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, है ना? सिंगल स्लिट विवर्तन का प्रयोग कर रहे हैं। उसमें पतली सी कोई स्लिट ली है जिसकी चौड़ाई हम स्मॉल डी मान लेते हैं और
इस पर हम एक वाणी प्रकाश की समानांतर किरणें गिरा रहे हैं जिसका तरंग दैर्ध्य चलो लैम्ब्डा मान लेते हैं, ठीक। तो हमको पता है कि पर्दे पर ब्राइट और डार्क स्पॉट बनते हैं जिसको डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं ना। तो इस बार हमको फॉर्मूला बेस्ड नहीं, एक बहुत कंसेप्चुअल चीज पूछी है। ये तो हमको पूछा है कि पर्दे पर जहाँ पहला सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट या पहला सेकेंडरी मैक्सिमा बनता है, वहां मिलने वाली पहली और लास्ट तरंग के बीच पथांतर कितना होगा वो देखना है। और फिर पूछा है कि इस बिंदु पर पहली और मध्य वाली जो तरंग है उसके बीच पथांतर कितना होगा वो देखना है ना। कर लेते हैं, तो वही सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। बस हमको पूछा है ना। तो इसमें हमको पूछा है कि जहाँ फर्स्ट सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट बनता है, ठीक है ना। तो हमको पूछा है कि जहाँ पहला सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट बनता है, मतलब पहला सेकेंडरी मैक्सिमा बनता है, वहां मिलने वाली पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर कितना होगा वो देखना है ना। हमको पता है कि डिफ्रैक्शन के प्रयोग में क्या होता है, स्लिट का जो छोटा सा भाग, सॉरी, तरंगाग्र का जो छोटा सा भाग स्लिट से गुजर पाता है उसको पास-पास सटे हुए अनंत स्रोतों के तुल्य मान सकते हैं ना। तो अनंत स्रोतों से निकलने वाली तरंगे इस बिंदु पर मिलेंगी, तो अनंत स्रोत से निकलने वाली तरंगों का सुपरपोजिशन होगा जिसको व्यतिकरण, सॉरी, अनंत स्रोत से निकलने वाली तरंगों का सुपरपोजिशन होगा जिसको विवर्तन बोलते हैं। ये तो पहले पार्ट में हमको ये पूछा है कि जहाँ पहला सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट बनेगा, वहां मिलने वाली पहली और लास्ट तरंग के बीच पथांतर कितना होगा वो देखना है। ठीक है, तो ये कल जो रिकॉर्डेड वीडियो भेजा था उसमें मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि जहाँ पहला सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट बनता है, वहां मिलने वाली पहली और लास्ट तरंग के बीच पथांतर कितना होता है, 1.5 लैम्ब्डा, मतलब 3 लैम्ब्डा बाय 2। याद है ना, इसमें मैंने बताया था कि जहाँ पहला सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट बनता है, वहां मिलने वाली पहली और लास्ट तरंग के बीच पथांतर 3 लैम्ब्डा बाय 2। तो पहली और लास्ट तरंग के बीच कलांतर कितना आएगा, 3 पाई। वो तुम निकाल सकते हो, तुम बोल सकते हैं कि जहाँ पहला सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट बनता है, वहां पहली और लास्ट तरंग के बीच पथांतर 3 लैम्ब्डा बाय 2। तो पहली और लास्ट तरंग के बीच कलांतर 3 पाई, और बताओ पहली और लास्ट किरण के बीच कलांतर 3 पाई हो। तो इस बार इन तरंगों का जो वेक्टर डायग्राम है वो 1.5 सर्किल कंप्लीट करता है ना। भूल तो नहीं गए ना एक दिन में। ये तो मैंने बताया था कि जब पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर 3 लैम्ब्डा बाय 2 या पहली और लास्ट किरण के बीच कलांतर 3 पाई हो, वहां इन तरंगों का जो फेजर डायग्राम है वो 1.5 सर्किल पूरे करता है। तो इस बार परिणामी प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक जाने वाला सीधा सदिश, मतलब परिणामी अधिकतम होता है, मतलब यहाँ भी ब्राइट स्पॉट बनेगा लेकिन एक घटिया स्तर का ब्राइट स्पॉट बनेगा जिसको पहला घटिया स्तर का ब्राइट स्पॉट, मतलब पहला सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट बोलते हैं। ये तो ध्यान रखना, ये चित्र दिमाग में आना चाहिए। फालतू ये कुरूप अक्षर दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, चित्र दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं कि जहाँ पहला सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट बनता है, वहां मिलने वाली पहली और लास्ट तरंग के बीच पथांतर कितना होता है, 3 लैम्ब्डा बाय 2। तो बस अब हमको पूछा है कि यहाँ पहली और बीच वाली तरंग के बीच पथांतर कितना होगा। ये तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि जहाँ पहला सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट बनता है, वहां मिलने वाली पहली और लास्ट तरंग के बीच पथांतर 3 लैम्ब्डा बाय 2 है। तो पहली और मध्यम तरंग के बीच पथांतर उसका आधा होगा, मतलब 3 लैम्ब्डा बाय 4। ये तो पक्का बोल सकते हैं कि पहली और लास्ट तरंग के बीच पथांतर 3 लैम्ब्डा बाय 2। तो पहली और बीच वाली तरंग के बीच पथांतर उसका आधा होगा, मतलब 3 लैम्ब्डा बाय 2, 3 लैम्ब्डा बाय 4 होगा। बस पहली और मध्यम, है ना, पहली और मध्य वाली तरंग के बीच पथांतर इतना है, तो पहली और बीच वाली तरंग के बीच कलांतर कितना होगा वो देखना है। तो बस पहली और मध्य तरंग के बीच पथांतर 3 लैम्ब्डा बाय 4 है, तो कलांतर कितना होगा, k डेल्टा x। ये तो 2 पाई बाय लैम्ब्डा, और डेल्टा x कितना है, 3 लैम्ब्डा बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यार, 3 पाई बाय 2 रेडियन, ये आ गया। या इसको डिग्री में हम क्या लिख सकते हैं, 270 डिग्री, ये आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से इसको इजीली कर सकते हैं। यानी इसी टाइप से क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जहाँ दूसरा सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट बनता है, वहां पहली और मध्य किरण के बीच पथांतर कितना होगा। अब तो तुम देखते ही बता सकते हो कि तुम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि जहाँ दूसरा सेकेंडरी ब्राइट स्पॉट बनता है, वहां पहली और लास्ट तरंग के बीच पथांतर कितना होता है, 2.5 लैम्ब्डा, मतलब 5 लैम्ब्डा बाय 2। तो बताओ पहली और लास्ट किरण के बीच पथांतर इतना है, तो पहली और मध्य किरण के बीच पथांतर इसका आधा, मतलब 5 लैम्ब्डा बाय 4। तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए तब भी तुम इजीली कर सकते हो। हाँ बच्चों देखो,
विवर्तन के हमने सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए। अब थोड़ी-सी कुछ कचरा चीज़ें हैं लेकिन इसको भी एक बार कर लेते हैं। एक्चुअली ये चीज़ भी एनसीईआरटी में दे रखी है और विभेदन क्षमता मतलब रिज़ॉल्यूशन पावर में इसका यूज़ होता है जो तुमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ी होगी, ठीक है? तो छोटी-सी चीज़ है लेकिन एक बार इसको सुन लेना, देख लेना थोड़ा ध्यान से, ठीक है? तो ये मान लेते हैं कि वाईडीसी का प्रयोग कर रहे हैं, सॉरी, ये मान लेते हैं कि फ्राउनहोफर विवर्तन का प्रयोग कर रहे हैं मतलब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। ये तो ध्यान रखना कि उसमें हम क्या करते हैं कि दीवार लेते हैं और जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है उसमें तो दीवार के अंदर पतली सी आयताकार स्लिट बनाते हैं। ये तो मैंने बताया था कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का जो प्रयोग हमने पढ़ा है उसमें तो हम दीवार के अंदर पतली सी कोई आयताकार स्लिट या आयताकार खांचा बनाते हैं जिसके छिद्र की चौड़ाई को हम नॉर्मली डी बोलते हैं। उस पर समानांतर किरणें लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य की समानांतर किरणें गिराते हैं। तो इस प्रकाश का विवर्तन होता है और ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है और हमको अच्छे पता है कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन या सिंगल स्लिट विवर्तन के प्रयोग में जो पहला डार्क स्पॉट बनता है उसकी रेखीय ऊंचाई कितनी होती है y इक्वल टू बीटा, जहाँ बीटा को लैम्ब्डा डी बाय स्मॉल डी बोल सकते हैं, जहाँ स्मॉल डी स्लिट के छिद्र का चौड़ाई, ठीक है? है ना? तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में पहला डार्क स्पॉट बनता है उसकी रेखीय ऊंचाई y इक्वल टू बीटा में तो लैम्ब्डा डी बाय स्मॉल डी होती है और पहला डार्क स्पॉट कितनी कोणीय स्थिति पर बनेगा वो पूछे तो उसके लिए कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप का काम करती है रेखीय ऊंचाई, बीटा में तो लैम्ब्डा डी बाय स्मॉल डी, अपन त्रिज्या का काम कैपिटल डी। तो इससे पहले डार्क स्पॉट की कोणीय स्थिति भी आ गई। ठीक है, पहला डार्क स्पॉट बीटा जितना ऊपर बनता है और कितने कोण पर बनता है लैम्ब्डा बाय स्मॉल डी रेडियन, ये हमने पढ़ लिया और अपने सिलेबस में यही है, ठीक है। लेकिन बीटेक के फर्स्ट ईयर में तुम वो केस देखोगे जिसमें ये जो छिद्र है वो आयताकार नहीं है, उसकी जगह वृत्ताकार छिद्र हो। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कई बार ऐसा होता है कि जो छिद्र होता है वो पतला आयताकार छिद्र नहीं होता, उसकी जगह वृत्ताकार छिद्र होता है जिसका व्यास डी होता है, ठीक है? इसको भी देख लेना। तो इस बार भी कोई दीवार है लेकिन इस बार जो छिद्र बना है वो पतला आयताकार छिद्र नहीं बना है, उसकी जगह हमने छोटा सा वृत्ताकार छिद्र बना दिया है जिसका व्यास डी मान लेते हैं, ठीक है? बस आयताकार स्लिट की जगह वृत्ताकार छिद्र बना है जिसका व्यास डी है। इस पर भी लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य की समानांतर किरणें गिरा रहे हैं तो इस बार इसका भी डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, ठीक है ना? इसके भी डिफ्रैक्शन पैटर्न का ग्राफ लगभग वैसा ही आएगा। इसमें पहले डार्क स्पॉट की रेखीय ऊंचाई कितनी होगी वो देखना है। तो ये चीज तुम बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हो। तो ध्यान रखना कि अगर आयताकार स्लिट की जगह वृत्ताकार छिद्र हो तो उसकी मैथमेटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि अपने इस 12th लेवल पे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन बीटेक के फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे तो अभी थोड़ी देर के लिए ध्यान रख लेना तुम कि आयताकार स्लिट की जगह अगर वृत्ताकार छिद्र हो तो पहले डार्क स्पॉट की ऊंचाई बीटा की जगह 1.22 बीटा होती है। ये 1.22 का फैक्टर कहाँ से आया वो तुमको बीटेक के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अपने 12th लेवल पे याद रखना है ना कि आयताकार स्लिट की जगह वृत्ताकार छिद्र बनाए तो पहले डार्क स्पॉट की ऊंचाई बीटा की जगह 1.22 बीटा आती है तो 1.22 बीटा को लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। उसके बाद पहला डार्क स्पॉट कितने कोण पर बनेगा वो देखना है। तो पहला डार्क स्पॉट की कोणीय स्थिति को क्या बोल सकते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप का काम तो इसकी रेखीय ऊंचाई 1.22 बीटा की जगह लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, अपन त्रिज्या का काम स्लिट और पर्दे की बीच दूरी कैपिटल डी तो 1.22 लैम्डा बाय स्मॉल डी रेडियन। बस एक ही चीज ध्यान रखना कि आयताकार की जगह वृत्ताकार स्लिट हो तो पहले डार्क स्पॉट की रेखीय ऊंचाई भी 1.22 गुना हो जाएगी और पहले डार्क स्पॉट की जो कोणीय स्थिति है वो भी 1.22 गुना हो जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसका विभेदन क्षमता में यूज होता है जो तुमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का विवर्तन हमने पूरा पढ़ लिया और विवर्तन के भी सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कर कर लिए। अब तुम अपनी शीट में विवर्तन तक के क्वेश्चंस कर सकते हो। अब आगे बढ़ रहे हैं तो वेव ऑप्टिक्स में अभी तक तो हमने प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन देखा है। अब इसमें अगला टॉपिक आता है प्रकाश का ध्रुवण या पोलराइजेशन ऑफ लाइट और ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। विवर्तन ही टफ था, बाकी प्रकाश का ध्रुवण का तो पार्ट बहुत छोटा और बहुत सिंपल है।
ये तो प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन पढ़ लिया। अब हम अगला पार्ट पढ़ते हैं, प्रकाश का ध्रुवण, या इसको इंग्लिश में पोलराइजेशन ऑफ लाइट ये बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, वो थोड़ा देखते हैं। ये तो देखो, ये इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, है ना? तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि प्रकाश की किरणें वास्तव में तरंगे होती हैं और कौन-सी तरंगे होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। हमने पढ़ा था कि प्रकाश की किरणें वास्तव में तरंगे होती हैं और विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। ठीक, जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तरंग गति के लंबवत दिशा में दोलन करते हैं। ठीक, और अच्छे ध्यान रखना कि वैसे तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का दोलन आपस में रिलेटेड है। ठीक, तो इस ध्रुवण वाले पार्ट पे हम केवल विद्युत क्षेत्र का ही दोलन स्टडी करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का दोलन उसके अनुसार एडजस्ट हो जाएगा। ये तो ध्यान रखना तुम कि अ, वैसे तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों दोलन करते हैं, लेकिन इस ध्रुवण वाले पार्ट में हम केवल विद्युत क्षेत्र का ही दोलन को स्टडी करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का दोलन उसी के अनुसार होगा, मतलब उसी के समानुपाती होगा। तो गधों से दोनों को स्टडी करने की जगह केवल हम विद्युत क्षेत्र के दोलन को ही स्टडी करेंगे। ठीक है? तो हमको पता है कि प्रकाश की किरणें वास्तव में विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, जिसमें विद्युत क्षेत्र तरंग गति के लंबवत दिशा में दोलन करता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण या प्रकाश की तरंग एक्स दिशा में आगे बढ़ रही है। जैसे मान लेते हैं कि प्रकाश की कोई किरण या प्रकाश की तरंग एक्स दिशा में आगे बढ़ रही है। ये तो हमको पता है कि प्रकाश की तरंग एक्स अक्ष के अनुदिश आगे बढ़ रही है, तो इस दौरान जो विद्युत क्षेत्र है वो तरंग गति के लंबवत दिशा में दोलन करेगा। लेकिन तुम बताओ कि एक्स अक्ष के लंबवत तो बहुत सारी दिशाएं हो सकती है ना? ध्यान रखना कि एक्स अक्ष के तो लंबवत बहुत सारी दिशाएं हो सकती हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र तरंग गति के लंबवत या एक्स अक्ष के लंबवत वाई दिशा में भी दोलन कर सकता है। वैसे ही एक्स अक्ष के लंबवत जेड दिशा में भी दोलन कर सकता है, या वाई और जेड के बीच में किसी और कोण पर भी दोलन कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि प्रकाश की कोई किरण एक्स दिशा में आगे बढ़ रही है, तो इस दौरान विद्युत क्षेत्र तरंग गति के लंबवत, मतलब एक्स दिशा के लंबवत दिशा में दोलन करेगा। लेकिन एक्स दिशा के लंबवत तो बहुत सारी दिशाएं संभव हैं। बताओ, जो वाई अक्ष है वो भी एक्स के लंबवत है, जेड भी एक्स के लंबवत है। तो हम बोल सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वो तरंग गति के लंबवत दिशा में दोलन करता है ना, तो बस विद्युत क्षेत्र तरंग गति के लंबवत वाई दिशा में भी दोलन कर सकता है। विद्युत क्षेत्र तरंग गति के लंबवत जेड दिशा में भी दोलन कर सकता है, या फिर इस वाई जेड तल में किसी और कोण पर भी दोलन कर सकता है। ये तो अच्छे ध्यान रखना तुम, ये तो अच्छे ध्यान रखना कि अगर विद्युत क्षेत्र, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि अगर विद्युत क्षेत्र तरंग गति के लंबवत रैंडमली हर दिशा में दोलन करे, तो इस प्रकार के प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश, मतलब अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। है, तो ध्यान रखना तुम ये तो अच्छे ध्यान रखना कि अगर विद्युत क्षेत्र, ये ध्यान रखना कि अगर विद्युत क्षेत्र तरंग गति के लंबवत रैंडमली हर दिशा में दोलन करे, तो इस प्रकार के प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, तो मान के चलना कि तुम आसपास जितने भी टाइप के प्रकाश देखते हो सारे अध्रुवित प्रकाश होते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है वो भी अध्रुवित होता है। जो बल्ब या एलईडी से जो प्रकाश निकलता है वो भी अध्रुवित प्रकाश निकलता है। तो ध्यान रखना कि तुम आसपास नॉर्मली जितने भी टाइप के प्रकाश देखते हो वो अध्रुवित प्रकाश होता है, क्योंकि उसमें विद्युत क्षेत्र तरंग गति के लंबवत रैंडमली हर दिशा में दोलन कर सकता है। ठीक है, तो उसको अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। अध्रुवित प्रकाश का सिंबल देखते हैं, है ना? अध्रुवित प्रकाश को प्रदर्शित कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये तो ध्यान रखना कि हमारे राजस्थान बोर्ड की जो बुक थी, उसमें तो अध्रुवित प्रकाश को इस टाइप से प्रदर्शित किया था। है ना? इसका मतलब समझते हो ना? इसका मतलब है कि प्रकाश की किरण या प्रकाश की तरंग एक्स दिशा में आगे बढ़ रही है, और इस दौरान विद्युत क्षेत्र तरंग गति के लंबवत रैंडमली हर दिशा में दोलन कर रहा है। ठीक है? तो ध्यान रखना कि अध्रुवित प्रकाश को सिंबॉलिकली ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। है ना? तो ध्यान रखना कि हमारे ज़माने की जो राजस्थान बोर्ड की बुक थी, उसमें तो अध्रुवित प्रकाश को ऐसे प्रदर्शित करते थे, लेकिन तुम्हारी जो एनसीईआरटी की बुक है, उसमें अध्रुवित प्रकाश को इस टाइप से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? इसका मतलब समझते हो ना? इसका मतलब है कि
प्रकाश की किरण या प्रकाश की तरंग x दिशा में आगे बढ़ रही है और इस दौरान विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत y दिशा में भी दोलन कर सकता है और डॉट मतलब विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत z दिशा में भी दोलन कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रकाश की तरंग आगे बढ़ रही है और इस दौरान विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत y दिशा में भी दोलन कर सकता है और डॉट मतलब विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत z दिशा में भी दोलन कर सकता है। ये तो ध्यान रखना कि अध्रुवित प्रकाश को राजस्थान बोर्ड की बुक में ऐसे प्रदर्शित करते थे और एनसीईआरटी की बुक में ऐसे प्रदर्शित करते हैं, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही है। मुझे ये रिप्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं जितने भी क्वेश्चन करूंगा उसमें अध्रुवित प्रकाश को ऐसे प्रदर्शित करूंगा। तो ये अध्रुवित प्रकाश क्या होता है वो देख लिया। अब चलो अब हम ध्रुवित प्रकाश या पोलराइज लाइट क्या होती है वो देखते हैं, ठीक है। ये तो हम क्लियरली हमने अभी देखा सॉरी, ये हमने अभी देखा कि अध्रुवित प्रकाश में तो हमने अभी पढ़ा कि अध्रुवित प्रकाश में तो विद्युत क्षेत्र तरंग गति के लंबवत रैंडमली हर दिशा में दोलन करता था। ध्यान था कि अध्रुवित प्रकाश में तो विद्युत क्षेत्र तरंग गति के लंबवत रैंडमली हर दिशा में दोलन करता था, लेकिन जो ध्रुवित प्रकाश है उसमें विद्युत क्षेत्र तरंग गति के लंबवत किसी निश्चित एक ही दिशा में दोलन करता है। ठीक है, तो याद रखना कि अगर विद्युत क्षेत्र तरंग गति के लंबवत रैंडमली हर दिशा में दोलन करे तो उस टाइप के प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश, और अगर विद्युत क्षेत्र तरंग गति के लंबवत केवल एक ही दिशा में दोलन करे तो उसको ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। जैसे ये जो चित्र है इसमें बताओ, है ना, इसमें बताओ कि प्रकाश की किरणें तरंग तो एक दिशा में आगे बढ़ रही है और इस दौरान विद्युत क्षेत्र तरंग गति के लंबवत केवल y दिशा में दोलन कर रहा है। तो बताओ इस बार जो विद्युत क्षेत्र तरंग गति के लंबवत केवल एक ही दिशा में दोलन कर रहा है, इसलिए इस प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश बोलेंगे। और अगर ऐसा सिंबल हो, है ना, ऐसा सिंबल हो तो ये भी ध्रुवित प्रकाश है। इसमें बताओ जो विद्युत क्षेत्र और तरंग गति के लंबवत केवल z दिशा में दोलन कर रहा है, ठीक, लंबवत निश्चित एक ही दिशा में दोलन कर रहा है, इसलिए इसको भी ध्रुवित प्रकाश बोल सकते हैं, ठीक है। ये लेकिन ध्यान रखना कि बुक्स में ध्रुवित प्रकाश को सिंबॉलिकली ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक, जिसमें विद्युत क्षेत्र तरंग गति के लंबवत केवल एक ही दिशा में दोलन कर रहा है, ठीक है, तो उसको ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। बस अब हमने अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश के बारे में पढ़ लिया, तो हमको पता चल गया कि अगर विद्युत क्षेत्र तरंग गति के लंबवत रैंडमली हर दिशा में दोलन करे तो ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं और अगर विद्युत क्षेत्र तरंग गति के लंबवत केवल निश्चित एक ही दिशा में दोलन करे तो इसको ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना कि नेचुरली, है ना, आसपास तुमको जितना ही प्रकाश दिखता हो अध्रुवित प्रकाश होता है। ये नॉर्मली जो प्रकाश दिखता है वो ध्रुवित प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। अब तुम ध्यान रखना कि इस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने का जो तरीका होता है या जो प्रक्रिया होती है उसको प्रकाश का ध्रुवण बोलते हैं। ये तो ये ध्यान रखना कि प्राकृतिक अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तन करने का जो तरीका होता है, जो प्रक्रिया होती है उसको प्रकाश का ध्रुवण बोलते हैं। ठीक, बस इस वाले टॉपिक में प्रकाश को ध्रुवित करने के तरीके देखेंगे, मतलब प्रकाश का ध्रुवण देखेंगे। और ध्यान रखना कि अपने सिलेबस में हमको प्रकाश के ध्रुवण के दो तरीके पढ़ने हैं। ठीक, एक तो पोलराइड द्वारा प्रकाश का ध्रुवण और दूसरा परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, इसको हमको पढ़ना है। अब देखो कई लोगों के दिमाग में आता है कि फालतू प्रकाश को ध्रुवित करें क्यों। ठीक, कई लोगों के दिमाग में आता है कि प्रकृति ने जो भी प्रकाश बनाया वो अध्रुवित प्रकाश बनाया है तो फिर फालतू प्रकृति के साथ छेड़छाड़ी क्यों करें, मतलब अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित क्यों करते हैं, है ना, परिवर्तित करें क्यों, ये कई लोगों के दिमाग में आता है तो वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, है ना, वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं या बहुत सारे पर्पस है, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल सा एक कारण बता रहा हूँ। ठीक, तो देखो जैसे तुमने जैसे तुमने देखा होगा कि ऐसे रात के टाइम में अगर रोड पर हम चल, हाँ बच्चों, ये तो प्रकाश को ध्रुवित करने की जरूरत क्यों पड़ती है, उसपे बहुत सारे केसेस हैं, मैं केवल एक केस बताऊंगा। जैसे मान लेते हैं कि रात का टाइम है और रात के टाइम में हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना कि रात का टाइम है और रात के टाइम में हम गाड़ी या कार को ड्राइव कर रहे हैं। अब मान लेते हैं सामने से कोई ट्रक आ गई, ये तो तुमने देखा होगा कि ट्रक की जो हेडलाइट होती है ना, ये ट्रक की हेडलाइट से जो प्रकाश निकलता है वो प्रकाश बहुत ही तीव्र होता है ना, देखा होगा कि ट्रक की जो हेडलाइट होती है उसका प्रकाश बहुत ही तीव्र होता है और
उस प्रकाश के कारण हमारी आँखें बिल्कुल चकाचौंध हो जाती हैं, मतलब हमको आस-पास वाली बाकी वस्तुएँ बहुत मुश्किल से दिख पाती है, मतलब आस-पास वाली वस्तुओं को देखना काफ़ी मुश्किल होता है और कई बार उसके कारण एक्सीडेंट भी हो जाता है। ठीक है? तो उसका कारण ये है है ना? उसका कारण ये है कि ट्रक की हेडलाइट से जो बहुत तीव्र प्रकाश निकलता है, वो वास्तव में अध्रुवित प्रकाश होता है। ये मैंने बताया था। ठीक है? ध्यान रखना कि ट्रक की हेडलाइट से जो प्रकाश निकलता है, वो बहुत तीव्र होता है और ये जो प्रकाश होता है, वो अध्रुवित प्रकाश भी होता है। और देखो, ये बायोलॉजिकल फैक्ट है ना? बायोलॉजिकल फैक्ट है कि अध्रुवित प्रकाश हमारी आँखों में पड़े, तो आँखें बिल्कुल चकाचौंध हो जाती हैं, मतलब आँखों में ग्लेयर उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमको आस-पास वाली वस्तुओं को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है या एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो देखो, इससे बचने के लिए, है ना? इस चकाचौंध से बचने के लिए जो स्मार्ट ड्राइवर होता है, वो पोलरॉइड का चश्मा पहनता है। ये ध्यान रखना, इस चकाचौंध या ग्लेयर से बचने के लिए जो स्मार्ट ड्राइवर होता है, वो पोलरॉइड का चश्मा पहनता है। और देखो, पोलरॉइड का चश्मा क्या करता है, इस अ है ना? पोलरॉइड का चश्मा क्या करता है कि एक तो प्रकाश की तीव्रता को भी थोड़ा-सा कम कर देता है और ये जो पोलरॉइड का चश्मा है, वो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट कर लेता है। और एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि जो ध्रुवित प्रकाश है, वो आँखों में चकाचौंध या ग्लेयर उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए आँखों में चकाचौंध उत्पन्न नहीं होती है, तो उसके कारण हमको आस-पास वाली वस्तुओं को देखने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ये तो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करने का एक यूज़ ये हो गया। ऐसे-ऐसे और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं। नहीं तो सारे यूज़ को तो बता नहीं पाऊँगा, बाकी इसका यूज़ देखते हैं। बस ध्यान रखना कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तन करने का जो प्रक्रिया होती है, उसको प्रकाश का ध्रुवण या पोलराइज़ेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। बस अब हम प्रकाश के ध्रुवण के तरीकों को डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ बच्चों, देखो, अभी हमने पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ लिया कि प्रकाश को ध्रुवित करने के 2 तरीके होते हैं। ये पहला तो किसी पोलराइड द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कर सकते हैं और दूसरा तरीका होता है परावर्तन के द्वारा ध्रुवण। वैसे तो और भी तरीके होते हैं, लेकिन अपने 12th के सिलेबस में प्रकाश के ध्रुवण के 2 मेथड हैं। एक तो पोलराइड द्वारा प्रकाश का ध्रुवण और दूसरा परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। है ना? इन दोनों को पढ़ते हैं। तो चलो, सबसे पहले देखते हैं कि किसी पोलराइड द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कैसे होता है, वो देखते हैं। उसके पहले हम देखते हैं कि पोलराइड या पोलराइड शीट क्या होती है, वो देखते हैं। ठीक है ना? तो तुम अच्छे ध्यान रखना, मैं इसका डिटेल भी बताऊँगा, लेकिन पहले तुम अच्छे से ध्यान रखना कि पोलराइड शीट, ध्यान रखना तुम कि पोलराइड शीट एक ऐसी शीट है, ऐसा फ़िल्टर होता है जो अपने अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र के घटक को तो गुज़रने देता है और अक्ष के लंबवत विद्युत क्षेत्र का जो घटक है, उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है? तो देखो, मैंने पहले ही बताया था कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, जिसमें विद्युत क्षेत्र तरंग गति के लंबवत दिशा में दोलन करता है। ये तो ध्यान रखना तो कि पोलराइड एक ऐसी शीट होती है, ऐसा फ़िल्टर होता है, जो इस दोलनीय विद्युत क्षेत्र का अक्ष के अनुदिश जो घटक है, उसको तो गुज़रने देता है और दोलनीय विद्युत क्षेत्र का अक्ष के लंबवत जो घटक है, उसको ब्लॉक कर देता है। तो बताओ, अगर इस पोलराइड शीट में हम अगर अध्रुवी प्रकाश भेजें, है ना? मान लेते हैं कोई पोलराइड शीट है, जिसका अक्ष मान लेते हैं कि y अक्ष के अनुदिश है। तो बताओ, इस पोलराइड शीट पे अगर हम अध्रुवी प्रकाश भेजें, तो बताओ दोलनीय विद्युत क्षेत्र का जो अक्ष के अनुदिश घटक है, जो y घटक है, उसको तो ये पास कर देगा और दोलनीय विद्युत क्षेत्र का अक्ष के लंबवत घटक में जो, मतलब जो z घटक है, उसको ब्लॉक कर देगा। तो अध्रुवित प्रकाश जो है, वो ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट हो जाएगा। है ना? या अनपढ़ों के टाइप से ऐसे कर कह सकते हैं कि जिस टाइप से जो चाय छलनी होती है ना, तुमने देखी होगी। तो जिस टाइप से चाय छलनी चाय को तो सॉरी, जिस टाइप से चाय छलनी चाय पत्ती को तो ब्लॉक कर देती है और चाय को पास करती है ना, इसी टाइप से जो पोलराइड शीट है, वो भी चाय छलनी के टाइप से काम करती है, मतलब दोलनीय विद्युत क्षेत्र का अक्ष के अनुदिश जो घटक है, उसको पास करती है, गुजरने देती है और दोलनीय विद्युत क्षेत्र का अक्ष के लंबवत जो घटक है, उसको ब्लॉक कर देती है। नहीं तो वैसे तो अगर कोई मेडिकल का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, तो इतना ही सफिशिएंट है
ना रिजल्ट ही ध्यान में रखना सफिशिएंट है, लेकिन एक बार थोड़ा-सा डिटेल में देखते हैं कि पोलराइड शीट किस टाइप से काम करती है, मतलब किस टाइप से एक घटक को तो पास करती है और दूसरे घटक को ब्लॉक कैसे करती है। एक बार इसको डिटेल में देखते हैं, फिर आगे डायरेक्ट रिजल्ट का यूज़ करेंगे। ये तो एक बार देखते हैं कि पोलराइड शीट किस टाइप से बनी होती है और किस टाइप से प्रकाश का ग्रहण करती है, उसको डिटेल में देखते हैं, ठीक? ये तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि पोलराइड शीट जो होती है उस है ना? अच्छे ध्यान रखना, जो पोलराइड शीट होती है उस ये पोलराइड शीट ऐसा पदार्थ होता है जिसमें सारे मॉलिक्यूल एक निश्चित दिशा में जमे होते हैं। ये तो ध्यान रखना तुम्हें कि पोलराइड शीट एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें सारे अणु या सारे मॉलिक्यूल किसी निश्चित दिशा में जमे होते हैं, ठीक है? ठीक है? अब दिमाग में आता है कि पोलराइड शीट किस मटेरियल से बनी होती है। ये तो ध्यान रखना कि 19वीं सदी जो थी, है ना, जो 19वीं सदी थी मतलब बहुत पुराना टाइम था, उसमें तो पोलराइड शीट हेराफाइट मटेरियल इससे बनी होती थी। इसका डिटेल तो तुम बीटेक या एमटेक लेवल पे पढ़ोगे, ठीक है? लेकिन अभी थोड़ा-सा जनरल नॉलेज के टाइप से ध्यान रखना कि बहुत पुराना टाइम में तो 19वीं सदी थी, उसमें तो पोलराइड शीट हेराफाइट इस मटेरियल से बनाई जाती थी। लेकिन ये जो 20वीं सदी है, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सॉरी बच्चों बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। ये तो एक बार देख लेते हैं कि पोलराइड कैसे काम करते हैं। मतलब पोलराइड अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में किस टाइप से कन्वर्ट करते हैं। ये पोलराइड कैसे काम करते हैं उसको एक बार डिटेल में देखते हैं। ये तो ध्यान रखना तुम कि पोलराइड ऐसी पतली सी शीट होती है जिसमें लगभग सारे मॉलिक्यूल एक निश्चित दिशा में जमे होते हैं। ये तो ध्यान रखना कि पोलराइड ऐसी शीट होती है जिसमें सारे अणु मतलब सारे मॉलिक्यूल एक निश्चित दिशा में जमे होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा पोलराइड है जिसमें सारे मॉलिक्यूल मान लेते हैं Z दिशा में जमे हुए हैं, ठीक है? एक और जनरल नॉलेज की चीज बता रहा हूँ, ये थोड़ा-सा इंफॉर्मेशन की फॉर्म में ध्यान रख लेना। एक बार कई लोगों के दिमाग में आता है कि पोलराइड शीट किस मटेरियल से बनी होती है। ये तो ध्यान रखना कि बहुत पुराने टाइम पे मतलब 19वीं सदी में तो जो पोलराइड शीट होती थी वो हेराफाइट इस मटेरियल से बनी होती थी। लेकिन जो आजकल का टाइम है, ये आजकल के टाइम में मॉडर्न टाइम में जो पोलराइड शीट है वो पॉलीविनाइल अल्कोहल इस मटेरियल से बनी होती है जिसमें आयोडीन की थोड़ी-सी मिलावट कर देते हैं, मतलब आयोडीन की थोड़ी-सी डोपिंग कर लेते हैं। ये तो अपने एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है, लेकिन जनरल नॉलेज के टाइप से याद रखना कि पुराने टाइम पे पोलराइड शीट हेराफाइट मटेरियल से बनी होती थी, लेकिन आजकल के टाइम में जो पोलराइड शीट है वो पॉलीविनाइल अल्कोहल से बनी होती है जिसमें थोड़ी-सी आयोडीन की मिलावट करते हैं, मतलब आयोडीन की डोपिंग करते हैं। और ये साइंटिस्ट ने देखा कि हेराफाइट मटेरियल की तुलना में भी जो पॉलीविनाइल अल्कोहल डोप्ड विद आयोडीन, ये जो मटेरियल है वो ज़्यादा अच्छे से पोलराइजेशन करता है, इसलिए आजकल इसी का यूज़ होता है, ठीक है? जनरल नॉलेज के टाइप से ध्यान रखना है, ठीक है? चलो अब एक बार देखते हैं कि पोलराइड प्रकाश को कैसे ध्रुवित करता है। मतलब एक दिशा में विद्युत क्षेत्र के दोलन को पास करता है और दूसरी दिशा में विद्युत क्षेत्र के दोलन को ब्लॉक कैसे कर देता है, वो देखते हैं, ठीक है? देखो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई अध्रुवित प्रकाश है, ठीक है ना? मान लेते हैं हमारे पास कोई अध्रुवित प्रकाश है जिसमें प्रकाश की किरण तो एक दिशा में गति कर रही है और विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत रैंडमली किसी भी दिशा में दोलन कर रहा है तो वही अध्रुवीय प्रकाश है, जिसमें प्रकाश की किरण तो एक दिशा में आगे बढ़ रही है और इस दौरान विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत y दिशा में भी दोलन कर सकता है और z दिशा में भी दोलन कर सकता है। तो अध्रुवित प्रकाश है मतलब विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत हर दिशा में दोलन कर सकता है, ठीक है? तो बस ऐसे केस में विद्युत है ना, ऐसे केस में दोलन करते हुए विद्युत क्षेत्र के घटक कर सकते हैं। ये तुम बताओ कि जो दोलनीय विद्युत क्षेत्र के है ना, प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जो दोलनीय विद्युत क्षेत्र होगा उसके एक तो y घटक होगा और एक z घटक होगा। ठीक है? तो ध्यान रखना कि अध्रुवीय प्रकाश में विद्युत क्षेत्र तरंग गति के लंबवत रैंडमली हर दिशा में दोलन कर सकता है ना, तो ऐसे केस में विद्युत क्षेत्र के घटक कर सकते हैं। तो जो भी दोलनीय विद्युत क्षेत्र होगा उसका एक तो y घटक होगा और एक z घटक होगा। ठीक है? अब देखो, अब इस अध्रुवीय प्रकाश को हमको ध्रुवित करना है ना? अध्रुवित प्रकाश को हमको ध्रुवित करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, इस अध्रुवित प्रकाश को हम किसी
पोलराइड से गुजरते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पॉलीविनाइल अल्कोहल डॉप्ड विद आयोडीन इस मटेरियल से बने किसी पोलराइड से गुजारते हैं, ठीक है। मैंने अभी बताया था मैंने अभी बताया था मैंने अभी बताया था कि जो पोलराइड शीट है उसमें लगभग सारे के सारे मॉलिक्यूल एक निश्चित दिशा में जमे होते हैं, ठीक है ना? तो ध्यान रखना कि पोलराइड में लगभग सारे मॉलिक्यूल एक निश्चित दिशा में जमे होते हैं, मतलब ऐसे मान सकते हो कि जैसे कोई रिंग है और उसमें एक निश्चित दिशा में हमने पास-पास वायर लगा दिए हैं, इस टाइप से पोलराइड काम करता है। या तो सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि पोलराइड शीट ऐसी होती है जैसे कि कोई प्लास्टिक की कोई रिंग है और उसमें निश्चित दिशा में हमने पास-पास ऐसे वायर धातु के वायर बना दिए हैं, इस टाइप से पोलराइड शीट होती है, ठीक है? ये तो मान लेते हैं कि इस प्रकाश को ध्रुवित करने के लिए इसके आगे हमने पोलराइड शीट रख दी है। तो हमको पता है कि पोलराइड शीट में लगभग सारे मॉलिक्यूल एक निश्चित दिशा में जमे होते हैं। ठीक है? तो सारे मॉलिक्यूल बिल्कुल पतले-पतले वायर के टाइप से एक निश्चित दिशा में जमे होते हैं और चलो मान लेते हैं कि इस बार जो पोलराइड है, उसमें सारे मॉलिक्यूल मान लेते हैं कि ज़ेड दिशा के अनुदिश जमे हुए हैं। तो मान लेते हैं, इस बार अपना जो पोलराइड है उसमें सारे मॉलिक्यूल ज़ेड दिशा में जमे हुए हैं। तो इसको ऐसे मान सकते हैं जैसे कि कोई प्लास्टिक की रिंग है और बहुत सारे पतले-पतले धातु के वायर को हमने ज़ेड दिशा में लगा दिया है, इस टाइप से काम करेगी। ये तो मान लेते हैं कि इस अध्रुवीय प्रकाश को किसी पोलराइड से गुजारते हैं और मान लेते हैं कि इस बार हमारा जो पोलराइड है उसमें सारे मॉलिक्यूल ज़ेड दिशा में जमे हुए हैं, तो ये मॉलिक्यूल पतले-पतले धातु के वायर के टाइप से काम करेंगे, जो कि ज़ेड अक्ष के अनुदिश लगा दिए गए हैं, ठीक है ना? अब तुम बताओ कि इस पर जो प्रकाश गिरा रहे हैं वो अध्रुवित प्रकाश है, तो बताओ इसमें जो दोलनीय विद्युत क्षेत्र होगा उसका एक तो ज़ेड घटक भी होगा और एक वाई घटक भी होगा। है ना? पता है, यह ध्रुवित प्रकाश है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र दोलन करता है ना, बस दोलनीय विद्युत क्षेत्र का जितने भी दोलनीय विद्युत क्षेत्र हैं, सबके एक तो y घटक भी होंगे और एक z घटक भी होंगे। तो चलो सबसे पहले दोलनीय विद्युत क्षेत्र के z घटक देखते हैं। तो बताओ जो प्रकाश तरंग है या जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है उसमें दोलनीय विद्युत क्षेत्र का z घटक भी होगा और तुम बताओ कि दोलनीय विद्युत क्षेत्र का जो Z घटक है, वो तो इन मॉलिक्यूल के अनुदिश है, मतलब अनपढ़ों के शब्दों में बोले तो इन वायर के अनुदिश है। तो हम देख सकते हैं, इस बार दोलनीय विद्युत क्षेत्र का जो Z घटक है, वो इन मॉलिक्यूल के अनुदिश है, मतलब इन वायर के अनुदिश है। तो बताओ दोलनीय विद्युत क्षेत्र का जो Z घटक है, वो तो मॉलिक्यूल में स्थित इलेक्ट्रॉन्स पर बल लगाएगा। या तो कह सकते हैं कि दोलनीय विद्युत क्षेत्र का जो Z घटक है, वो तो मॉलिक्यूल में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर Z दिशा में बल लगाएगा, तो उसके कारण ये जितने ही मॉलिक्यूल हैं, जितने ही वायर हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन Z दिशा में दोलन करने लगेंगे और बता Z दिशा में दोलन करने लगेंगे तो टक्करों के कारण कुछ समय के बाद ये सारी ऊर्जा है ना, इलेक्ट्रॉन की सारी दोलनीय ऊर्जा पूरी पूरी ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना? तो बस ये बोल सकते हैं, है ना? हम ये बोल सकते हैं कि दोलनीय विद्युत क्षेत्र का जो Z घटक है वो तो इन मॉलिक्यूल या वायर के अलग अनुदिश है, तो बता दोलनीय विद्युत क्षेत्र का जो Z घटक है वो इन मॉलिक्यूल के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर फिर सॉरी, दोलनीय विद्युत क्षेत्र का जो Z घटक है, वो तो मॉलिक्यूल में स्थित इलेक्ट्रॉन पर वायर के अनुदिश बल लगाएगा। तो उसके कारण इन मॉलिक्यूल में जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे Z दिशा में दोलन करेंगे। और तो Z दिशा में दोलन करेंगे तो साथ में टक्करें भी होंगी। तो ध्यान रखना कि अंत में इलेक्ट्रॉन है ना, अंत में इलेक्ट्रॉन की जितनी भी ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में वेस्ट हो जाएगी, ठीक है? या तो हम ये बोल सकते हैं कि दोलनीय विद्युत क्षेत्र का जो Z घटक है, वो तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को Z दिशा में दोलन करवाने में खर्च हो जाएगा। या नहीं बोल सकते हैं कि दोलनीय विद्युत क्षेत्र का जो Z घटक है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स को Z दिशा में दोलन कराने में खर्च हो जाएगा और अंत में वो ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो मैंने लिख दिया है। ये मैंने लिख दिया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में दोलनीय विद्युत क्षेत्र का जो Z घटक है, वो इन मॉलिक्यूल में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को Z दिशा में दोलन करने में खर्च हो जाएगा और अंत में सारी की सारी ऊर्जा ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना? मतलब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि दोलनीय विद्युत क्षेत्र का जो Z घटक है, वो इन वायर या मॉलिक्यूल द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। सही है, तो ध्यान रखना
दोलनी विद्युत क्षेत्र का Z घटक इन मॉलिक्यूलर वायर में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दोलन कराने में खर्च हो जाएगा और अंत में वो सारी ऊर्जा ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि दोलनी विद्युत क्षेत्र का जो Z घटक है, वो इन मॉलिक्यूल द्वारा या इन वायर द्वारा अवशोषित हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है? और ऐसे ही बताओ, इस बार दोलनी विद्युत क्षेत्र का एक Y घटक भी होगा। तो ध्यान रखना कि दोलनी विद्युत क्षेत्र का Y घटक होगा, वो इन मॉलिक्यूलर वायर में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर Y दिशा में बल लगाएगा, लेकिन Y दिशा में इलेक्ट्रॉन गति कर ही नहीं सकते हैं। है ना? वायर के बीच बीच में अ, आइसोलेशन है ना, तो हम बोल सकते हैं कि दोलनी विद्युत क्षेत्र का जो Y घटक है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर Y दिशा में बल लगाएगा, लेकिन इस बार तो सारे वायर Z दिशा में, Y दिशा में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर ही नहीं सकते हैं। इससे दोलनी विद्युत क्षेत्र का Y घटक बिल्कुल खर्च नहीं होगा। बस हम पक्का बोल सकते हैं ना, पक्का बोल सकते हैं कि इस पोलराइड शीट के कारण दोलनी विद्युत क्षेत्र का Z घटक तो पूरा-पूरा खर्च हो जाएगा, मतलब अवशोषित हो जाएगा। और दोलनी विद्युत क्षेत्र का Y घटक जो है वो पूरा-पूरा बचेगा, मतलब इससे जो प्रकाश निकलेगा उसमें विद्युत क्षेत्र का दोलन केवल Y दिशा में होगा, है ना? तो इससे जो प्रकाश निकलेगा उसमें विद्युत क्षेत्र का दोलन केवल Y दिशा में होगा। तो बताओ, अब जो विद्युत क्षेत्र है वो तरंग गति के लंबवत केवल Y दिशा में ही दोलन कर पाएगा, मतलब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो-जो मैंने बोला उसको प्रॉपर शब्दों में लिख भी दिया है, ठीक है? बस शॉर्ट में हम समरी ये बोल सकते हैं। इन शॉर्ट में समरी ये बोल सकते हैं कि मान लेते हैं कोई पोलराइड शीट है जिसमें सारे मॉलिक्यूल Z दिशा में जमे हुए हैं। ठीक है? तो इसको ऐसा मान सकते हैं जैसे प्लास्टिक की कोई रिंग है और उसमें बहुत पतले-पतले धातु के वायर हैं जो कि हमने Z दिशा में लगाए थे। इसके तुल्य मान सकते हैं। अब इस पर अध्रुवित प्रकाश गिराएँगे तो बताओ, दोलनी विद्युत क्षेत्र का जो Z घटक है ना? दोलनी विद्युत क्षेत्र का जो Z घटक है, वो तो इन मॉलिक्यूल या वायर के अनुदिश है। तो दोलनी विद्युत क्षेत्र का Z घटक इन मॉलिक्यूल या वायर में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर Z दिशा में बल लगाएगा, उसके कारण फिर उसके कारण इन मॉलिक्यूल या वायर में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन Z दिशा में दोलन करने लगेंगे। ये तो हम बोल सकते हैं कि दोलनी विद्युत क्षेत्र का जो Z घटक है, वो इन वायर में स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को Z दिशा में दोलन करवाने में खर्च हो जाएगा और अंत में सारी की सारी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। या सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि दोलनी विद्युत क्षेत्र का जो Z घटक है, वो इन मॉलिक्यूल या वायर के द्वारा अवशोषित हो जाएगा। लेकिन दोलनी विद्युत क्षेत्र का जो Y घटक है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल तो लगाएगा, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन Y दिशा में दोलन नहीं कर सकते, क्योंकि वायर जो है वो Z दिशा में ही है, ठीक है? तो दोलनी विद्युत क्षेत्र का जो Y घटक है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन को Y दिशा में दोलन नहीं करा पाएगा। इससे दोलनी विद्युत क्षेत्र का जो Y घटक है वो कहीं भी खर्च नहीं होगा। तो दोलनी विद्युत क्षेत्र का जो Y घटक है वो स्लिट से पार चला जाएगा, है ना? दोलनी विद्युत क्षेत्र का जो Y घटक है वो इस शीट को पार कर पाएगा। है ना? तो बस पक्का बोल सकते हैं कि दोलनी विद्युत क्षेत्र का Z घटक को तो ये पोलराइड अवशोषित कर लेगा और दोलनी विद्युत क्षेत्र के Y घटक को अवशोषित नहीं कर पाएगा। तो बता, इससे जो प्रकाश निकलेगा उसमें विद्युत क्षेत्र का केवल Y घटक ही बचेगा। है ना? तो बस इससे जो निर्गत प्रकाश है उसमें विद्युत क्षेत्र केवल Y दिशा में दोलन करेगा, मतलब तरंग गति के लंबवत किसी एक ही दिशा में दोलन करेगा। तो इस तरह से अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका डिटेल है, ठीक है? अब ध्यान रखना कि बताओ, इस पोलराइड ध्यान से सुनना, ये तो हम बोल सकते हैं कि इस पोलराइड के कारण, है ना? बोल सकते हैं कि इस पोलराइड के कारण विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का केवल Y घटक ही बचेगा ना? है ना? बोल सकते हैं कि इस पोलराइड के कारण इस पोलराइड के कारण दोलनी विद्युत क्षेत्र का केवल Y घटक ही बचेगा, मतलब जो निर्गत प्रकाश है उसमें विद्युत क्षेत्र का केवल Y घटक ही बचेगा। और ध्यान रखना कि पोलराइड से गुजरने के बाद जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक बचता है उसको पोलराइड का अक्ष बोलते हैं। है, तो हम कह सकते हैं कि पोलराइड से गुजरने के बाद दोलनी विद्युत क्षेत्र का सॉरी, पोलराइड से गुजरने के बाद दोलनी विद्युत क्षेत्र का जिस दिशा में घटक बचता है उसको पोलराइड का अक्ष बोलते हैं। तो तुम बताओ कि इस पोलराइड से गुजरने के बाद विद्युत क्षेत्र का केवल Y घटक ही बचेगा, इसलिए हम बोलेंगे कि पोलराइड का जो अक्ष होगा वो Y अक्ष के अनुदिश होगा, ठीक है? तो ये खतरनाक चीज है, तो ध्यान रखना कि एक्चुअली पोलराइड का जो अक्ष है वो मॉलिक्यूल की लाइन के अनुदिश नहीं होता, उल्टे उनके लंबवत होता है। तो हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल Z दिशा में जमे हो, है ना? मॉलिक्यूल अगर Z दिशा में जमे हो तो विद्युत क्षेत्र का केवल Y घटक ही बचेगा, इसलिए बोलेंगे कि पोलराइड का अक्ष Y अक्ष के अनुदिश होगा, ऐसा बोलेंगे।
ये तो हम जब पढ़ते हमको कन्फ्यूज़न होता था। ये ध्यान रखना कि हम जब पढ़ते थे तो पोलराइड का अक्ष ऐसा दिया होता था, तो हमको लगता था कि मॉलिक्यूल भी ऐसे y दिशा में जमे ऐसा हम सोचते थे, ठीक ना? लेकिन ध्यान रखना कि एक्चुअली पोलराइड का जो अक्ष है वो मॉलिक्यूल की लाइन के लंबवत होता है ना? हम देख चुके हैं कि मॉलिक्यूल अगर z दिशा में जमे हो, तो विद्युत क्षेत्र का z घटक तो अवशोषित हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का केवल y घटक ही बचेगा और बताओ निर्गत प्रकाश में विद्युत क्षेत्र का केवल y घटक ही बचेगा, इसलिए पोलराइड का अक्ष y अक्ष के अनुदिश ऐसा बोलेंगे, ठीक ना? तो इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि पोलराइड का जो अक्ष होता है वो मॉलिक्यूल की लाइन में नहीं होता है, एक्चुअली मॉलिक्यूल की लाइन के लंबवत होता है। अगर मॉलिक्यूल z दिशा में जमे हो तो पोलराइड का अक्ष y अक्ष और मॉलिक्यूल अगर y दिशा में जमे हो तो पोलराइड का अक्ष z अक्ष होगा, ठीक ना? तो ये हमने पक्का देख लिया है ना? हमने पक्का देख लिया कि किसी भी अध्रुवित प्रकाश को, है ना? किसी भी अध्रुवित प्रकाश को किसी पोलराइड से गुजारें जिसमें मॉलिक्यूल z दिशा में जमे हो, तो बताओ दोलनीय विद्युत क्षेत्र का z घटक तो अवशोषित हो जाएगा और बताओ दोलनीय विद्युत क्षेत्र का मॉलिक्यूल के जो लंबवत घटक है या जो y घटक है वो बचेगा और मॉलिक्यूल के लंबवत जो दिशा होती है उसको पोलराइड का अक्ष बोलते हैं, ठीक? तो ये मैंने सारा बता दिया और इसको मैंने प्रॉपर शब्दों में लिख भी दिया है, ठीक? है ना? तो मैंने लिख भी दिया है कि मॉलिक्यूल अगर z दिशा में जमे हो तो विद्युत क्षेत्र के y घटक को पास करेगा, इसलिए हम मूर्खों टाइप से बोलेंगे कि पोलराइड का अक्ष y दिशा में होगा। ठीक, ये हमने इसका पूरा डिटेल पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो, अब इसका रिजल्ट देखते हैं, ध्यान रखना, इसका रिजल्ट देखते हैं और आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो गधों टाइप से इतनी लंबी चौड़ी रामायण ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। आगे हमको रिजल्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो देखो, रिजल्ट की फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं, है ना? रिजल्ट की फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, आवाज में डिस्टरबेंस है। हाँ, सॉरी। ठीक है, तो पूरा हमने डिटेल में पढ़ लिया, अब रिजल्ट को अलग से देख लेते हैं। देखो, रिजल्ट की फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं कि पोलराइड शीट एक फिल्टर के टाइप से काम करती है ना? हम ये बोल सकते हैं कि पोलराइड शीट एक फिल्टर के टाइप से काम करती है ना? और पोलराइड शीट अपने अक्ष के अनुदिश जो विद्युत क्षेत्र का घटक है उसको तो पास करती है, मतलब गुजरने देती है, और अपने अक्ष के लंबवत विद्युत क्षेत्र के दोलन को ब्लॉक कर देती है, मतलब अवशोषित कर लेती है, ठीक ना? अक्ष के लंबवत जो दिशा होगी उसको मॉलिक्यूल की दिशा बोलते हैं ना? बस मॉलिक्यूल जिस दिशा में उसके विद्युत क्षेत्र को तो अवशोषित कर लेती है और अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र को गुजरने देती है, ठीक है? तो ध्यान रखना कि अब पीछे की पूरी रामायण नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन में याद रखने की भी जरूरत नहीं, बस ये याद रखना। ठीक है, आगे अच्छे से ध्यान रखना कि पोलराइड एक ऐसी शीट होती है जो कि फिल्टर के टाइप से काम करती है, मतलब पोलराइड शीट अपने अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र के दोलन को तो पास करती है, गुजरने देती है, और अपने अक्ष के लंबवत विद्युत क्षेत्र के दोलन को ब्लॉक कर देती है या अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो देखो, ठीक है ना? तो देखो, अनपढ़ों के टाइप से ऐसे बोल सकते हैं कि जो पोलराइड शीट है वो बिल्कुल चाय छलनी के टाइप से काम करती है। तो ध्यान रखना कि जिस टाइप से चाय छलनी लिक्विड चाय को तो गुजरने देती है और चाय पत्ती को ब्लॉक कर देती है ना? तो तुमने देखा होगा कि जो चाय छलनी है वो लिक्विड चाय को तो पास होने देती है और चाय पत्ती को ब्लॉक कर देती है, वैसे ही पोलराइड शीट भी बिल्कुल छलनी के टाइप से ही काम करती है। तो पोलराइड शीट अपने अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का जो दोलन है उसको तो गुजरने देती है और अपने अक्ष के लंबवत विद्युत क्षेत्र के दोलन को ब्लॉक कर देती है ना? मतलब पक्का बोल सकते हैं कि कोई अध्रुवित प्रकाश है ना? पक्का बोल सकते हैं कि अगर कोई अध्रुवित प्रकाश है, इसको किसी ऐसे पोलराइड से गुजारें जिसमें मॉलिक्यूल z दिशा में जमे हो, तो बताओ मॉलिक्यूल z दिशा में जमे हो तो इसका अक्ष कैसा होगा? y दिशा के अनुदिश होगा। तो बस अब ये पोलराइड अपने अक्ष के अनुदिश मतलब y दिशा के विद्युत क्षेत्र को घटक को तो पास करेगा और अपने अक्ष के लंबवत मतलब z दिशा के विद्युत क्षेत्र के घटक को ब्लॉक कर देगा। बस आगे रिजल्ट याद रखना है, इसलिए रिजल्ट को बड़े अक्षरों में लिख दिया। अब पीछे की पूरी रामायण को देखने की जरूरत नहीं है। हाँ बच्चों, ये तो पोलराइड द्वारा ध्रुवण कैसे होता है उसको डिटेल में पढ़ लिया और इसके रिजल्ट को भी याद रख लिया बस। अब हम पोलराइड द्वारा ध्रुवण को थोड़ा-सा मैथमेटिकली स्टडी कर लेते हैं। अब तो बड़े इजीली स्टडी कर पाएँगे। देखो, पोलराइड द्वारा ध्रुवण जो होता है उसको एक बार मैथमेटिकली थोड़ा-सा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है? चलो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास अध्रुवित प्रकाश है। है ना? ये तो मान लेते हैं हमारे पास अध्रुवित प्रकाश है जिसकी तीव्रता I नॉट है और हम अच्छे से समझते हैं कि बताओ अध्रुवित प्रकाश है मतलब इसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो तरंग गति के लंबवत रैंडमली हर दिशा में दोलन कर रहा होगा। ये तो हमको पता है कि जो अध्रुवित प्रकाश है उसमें विद्युत क्षेत्र तरंग गति के लंबवत रैंडमली हर दिशा में दोलन कर रहा होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास अध्रुवित प्रकाश है, इसकी तीव्रता I नॉट है।
अब देखो, ये देखो सबसे पहले हमको इस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करना है। तो हमको अच्छे ये हमको अच्छे पता है कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस अध्रुवित प्रकाश को किसी पोलराइड से गुजारते हैं, है ना? पढ़ चुके हैं कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने के लिए हम क्या करते हैं, इस अध्रुवित प्रकाश को किसी पोलराइड से गुजारते हैं। और ध्यान रखना कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करने के लिए जिस पहले पोलराइड से गुजरते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजर बोलते हैं, हिंदी में ध्रुवक बोलते हैं, ठीक ना? तो इसको ध्रुवित करने के लिए, है ना, इस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने के लिए इस प्रकाश को किसी है ना, इस प्रकाश को किसी पहले पोलराइड से गुजारते हैं जिसको पोलराइजर बोलते हैं। और चलो मान लेते हैं कि इस बार अपना जो पोलराइड है उसका अक्ष y दिशा में है। तो ध्यान रखना कि इस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने के लिए हम किसी पोलराइड या पोलराइजर से गुजारते हैं। और मान लेते हैं कि इस बार अपना जो पोलराइजर है उसका अक्ष y दिशा में है। ये तो हमको अच्छे पता है। ये बताओ इस पोलराइड का अक्ष y दिशा में है तो ये दोलनी विद्युत क्षेत्र के केवल y घटक को ही गुजर देगा, बाकी दोलनी विद्युत क्षेत्र के z घटक को ब्लॉक कर देगा ना। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि इस पोलराइड का अक्ष y दिशा में है तो दोलनी विद्युत क्षेत्र के, है ना, दोलनी विद्युत क्षेत्र के केवल y घटक को ही गुजरने देगा, बाकी दोलनी विद्युत क्षेत्र के z घटक को ब्लॉक कर देगा। तो हम पक्का बोल सकते हैं कि बताओ इस, है ना, पक्का बोल सकते हैं कि इस पोलराइड से गुजरने के बाद दोलनी विद्युत क्षेत्र का केवल y घटक ही बचेगा, है ना? मतलब बोल सकते हैं कि शीट से गुजरने के बाद विद्युत क्षेत्र केवल y दिशा में ही दोलन करेगा, मतलब तरंग गति के लंबवत केवल एक ही दिशा में दोलन करेगा, मतलब ये प्रकाश ध्रुवित हो गया। है तो हमको ये पहले से पता है। इस पोलराइड से गुजरने के बाद विद्युत क्षेत्र का y घटक ही गुजर पाएगा, z घटक ब्लॉक हो जाएगा। तो इससे गुजरने के बाद जो प्रकाश है उसमें विद्युत क्षेत्र का केवल y दोलन ही बचेगा, मतलब प्रकाश ध्रुवित हो जाएगा, ठीक ना? है ना? तो अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित तो हो गया। अब देखो थोड़ा-सा ध्यान रखना, तो अच्छे ध्यान रखना कि इस अध्रुवित प्रकाश को किसी पोलराइजर से गुजारें तो प्रकाश ध्रुवित तो हो जाता है, लेकिन नुकसान ये होता है कि उसकी तीव्रता आधी हो जाती है। मतलब प्रवेश करने वाले अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I नॉट हो, तो इससे निकलने के बाद जो ध्रुवित प्रकाश है उसकी तीव्रता I नॉट बाय 2 हो जाती है। ये I नॉट बाय 2 क्यों होती है उसको थोड़ी देर में हम देख लेंगे, है ना? तो I नॉट बाय 2 क्यों होती है उसको थोड़ी देर में देख लेंगे, लेकिन कुछ देर के लिए तुम ध्यान रखना कि इस पोलराइजर से गुजरने के बाद अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश में तो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन नुकसान ये होता है कि तीव्रता आधी हो जाती है। मतलब प्रवेश करने वाले अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I नॉट हो, तो इस पोलराइजर से गुजरने के बाद तीव्रता आधी हो जाती है, मतलब I नॉट बाय 2 हो जाती है। और ये ध्रुवित प्रकाश की जो तीव्रता होगी इसको मैं I बोल लेता हूँ, जिसका मान I नॉट बाय 2 है ना। तो ये ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता मान मैं I बोल लेता हूँ, ठीक है। तो ये प्रकाश का ध्रुवण तो हो गया, है ना? तो हमको प्रकाश का ध्रुवण करना था तो प्रकाश का ध्रुवण तो हो गया। अब देखो, अब हम ऐसा करते हैं कि ध्रुवित प्रकाश के साथ छेड़छानी करने का ट्राई करते हैं। और ध्यान रखना कि ध्रुवित प्रकाश के साथ छेड़छानी करने के लिए जिस दूसरे पोलराइड का यूज करते हैं उसको एनालाइजर बोलते हैं या विश्लेषक बोलते हैं। है ना? तो ध्यान रखना तुम, ये प्रकाश का ध्रुवण तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, है ना? प्रकाश का ध्रुवण तो हो गया, लेकिन अब इस ध्रुवित प्रकाश के साथ छेड़छानी करने का मन है। तो ध्यान रखना तुम कि ध्रुवित प्रकाश के साथ छेड़छानी करने के लिए जिस दूसरी पोलराइड शीट का यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, एनालाइजर या विश्लेषक बोलते हैं। तो चलो अब ऐसा करते हैं कि ध्रुवित प्रकाश को किसी दूसरे पोलराइड से गुजारते हैं जिसको एनालाइजर या विश्लेषक बोलते हैं। और चलो इस बार, है ना, इस बार मान लेते हैं कि ये जो दूसरा पोलराइड या जो एनालाइजर है उसका अक्ष ये विद्युत क्षेत्र के दोलनों के साथ थीटा कोण पर है। तो ध्यान रखना कि ध्रुवित प्रकाश से छेड़छानी करने के लिए इस ध्रुवित प्रकाश को किसी अन्य पोलराइड से गुजारते हैं जिसको एनालाइजर या विश्लेषक बोलते हैं। और चलो इस बार मान लेते हैं कि एनालाइजर का अक्ष इस ध्रुवित विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर है। बस हम क्या करते हैं कि ध्रुवित प्रकाश को थीटा कोण पर स्थित विश्लेषक से गुजारते हैं। तो बस हम समझते हैं कि ध्रुवित प्रकाश को थीटा कोण पर स्थित विश्लेषक से गुजारेंगे तो इससे निकलने के बाद जो विद्युत क्षेत्र का दोलन है वो इस थीटा कोण के अनुदिश बचेगा। तो इतना पता है हमको।
इस ध्रुवित प्रकाश को थीटा कोण वाले एनालाइज़र से गुजारेंगे, तो इससे निकलने के बाद विद्युत क्षेत्र का दोलन इस थीटा कोण वाली दिशा के अनुदिश होगा, ठीक है। लेकिन तीव्रता कितने गुना हो जाएगी वो देखना है। देखो इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तुम बताओ कि जो प्रवेश करने वाला ध्रुवित प्रकाश था उसमें विद्युत क्षेत्र y दिशा में दोलन कर रहा था। तो चलो इस विद्युत क्षेत्र को E बोल लेते हैं। है ना? हमको पता है। हमको पता है कि जो ध्रुवित प्रकाश था उसमें विद्युत क्षेत्र y दिशा में दोलन कर रहा था। ठीक है, तो चलो जो ध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र दोलन कर रहा है उसको E मान लेते हैं, ठीक है। सही है? अब देखो, अब इस ध्रुवित प्रकाश को हम थीटा कोण पर स्थित विश्लेषक से गुजार रहे हैं ना, तो ध्रुवित प्रकाश को हम थीटा कोण पर स्थित किसी विश्लेषक से गुजार रहे हैं, है ना? और हमको दे रखा है कि इस विश्लेषक का जो अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर है। तो ध्यान रखना कि ध्रुवित प्रकाश को किसी एनालाइजर से गुजारे हैं जिसका अक्ष विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर है। तो बस अब हमको विद्युत क्षेत्र के घटक करने पड़ेंगे ना, है ना? प्रवेश करने वाले दोलनी विद्युत क्षेत्र के घटक करने पड़ेंगे। तो तब विद्युत क्षेत्र का एक घटक तो इस विश्लेषक के अक्ष के अनुदिश और एक घटक इस विश्लेषक के अक्ष के लंबवत होगा। ये तो ध्यान रखना तुम। ये ध्यान रखना कि प्रवेश करने वाला जो प्रकाश है, ठीक है, प्रवेश करने वाला जो विद्युत क्षेत्र है उसके घटक करेंगे। बताओ विद्युत क्षेत्र का एक घटक तो इस विश्लेषक के अक्ष के अनुदिश और एक घटक विश्लेषक के अक्ष के लंबवत। तो बताओ प्रवेश करने वाला जो प्रकाश है उसमें विद्युत क्षेत्र E मान लेते हैं। और बताओ इसके साथ कोण थीटा बन रहा है, इससे इस विद्युत क्षेत्र का विश्लेषक के अनुदिश घटक कितना होगा? E cos थीटा। और इस विद्युत क्षेत्र का विश्लेषक के लंबवत घटक कितना होगा? E sin थीटा। अब तुम बताओ कि जो विश्लेषक है वो भी एक टाइप का पोलराइड है। तो बताओ, है ना? जो विश्लेषक है वो भी एक टाइप का पोलराइड है। तो ये विद्युत क्षेत्र का अपने स्वयं के अक्ष के अनुदिश जो घटक है E cos थीटा उसको तो पास कर देगा और अपने स्वयं के अक्ष के लंबवत जो घटक E sin थीटा उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, सीधा सा काम किया कि प्रवेश करने वाला जो प्रकाश है उसके विद्युत क्षेत्र के घटक कर लिए। तो बता इसका विश्लेषक के अक्ष के अनुदिश E cos थीटा और विश्लेषक के अक्ष के लंबवत E sin थीटा। तो हमको पता है कि जो विश्लेषक है वो भी एक टाइप का पोलराइड है। तो ये अपने स्वयं के अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का जो घटक है उसको तो गुजरने देगा, मतलब पास करेगा, और स्वयं के अक्ष के लंबवत जो विद्युत क्षेत्र का घटक है उसको ब्लॉक कर देगा। तो हम बोल सकते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं कि विश्लेषक से गुजरने के बाद, है ना, विश्लेषक से गुजरने के बाद जो दोलनी विद्युत क्षेत्र है वो विश्लेषक के अक्ष के अनुदिश बचेगा। और बताओ विश्लेषक से गुजरने के बाद दोलनी विद्युत क्षेत्र का कौन सा घटक बचेगा? केवल E cos थीटा बचेगा, बाकी E sin थीटा ब्लॉक हो जाएगा। दोस्त तुम देखते ही बताओ, तुम देखते ही बताओ कि विश्लेषक से गुजरने के बाद दोलनी विद्युत क्षेत्र का मान या उसका आयाम cos थीटा गुना हो गया है। तो बताओ निकलने के बाद इस प्रकाश की तीव्रता cos स्क्वायर थीटा गुना हो जाएगी। है ना? मैंने तरंग के टाइम पे मैंने तुमको क्लियरली बताया था। ये तरंग के टाइम पे क्लियरली बताया था कि चाहे रस्सी की तरंग हो, ध्वनि तरंग हो या प्रकाश तरंग हो, हर तरंग की तीव्रता आयाम के स्क्वायर पे निर्भर करती है। ये तो हम पक्का बोल सकते हैं कि इस एनालिसिस से ये हम पक्का बोल सकते हैं कि इस एनालिसिस से गुजरने के बाद दोलनी विद्युत क्षेत्र का मान या उसका आयाम cos थीटा गुना हो गया ना। ये तो बोल सकते हैं कि विश्लेषक से गुजरने के बाद इस दोलनी विद्युत क्षेत्र का मान या आयाम cos थीटा गुना हो गया है। तो बता दोलनी विद्युत क्षेत्र का आयाम cos थीटा गुना हो गया है, तो तीव्रता उसकी स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा गुना हो जाएगी। मतलब प्रवेश करने वाले ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I है, तो थीटा कोण पर स्थित विश्लेषक से गुजारेंगे तो तीव्रता कितनी हो जाएगी? cos स्क्वायर थीटा गुना, मतलब विश्लेषक से गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता I डैश इक्वल टू I cos स्क्वायर थीटा हो जाती है। और ये जो नियम होता है उसको मेलस का नियम बोलते हैं। तो चिंता मत करना, मैं जो-जो बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल सिस्टमैटिक शब्दों में मैंने लिख भी दिया है ना? तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो आगे ध्यान रखना डायरेक्टली कि थीटा कोण से सॉरी, इस ध्रुवित प्रकाश को थीटा कोण वाले विश्लेषक से गुजारेंगे तो विश्लेषक अपने स्वयं के अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र के घटक E cos थीटा को पास करेगा और E sin थीटा को ब्लॉक कर देगा। तो बोल सकते हैं कि विश्लेषक से गुजरने के बाद विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत क्षेत्र का आयाम cos थीटा गुना हो गया है। तो बताओ इस प्रकाश की जो तीव्रता है वो cos स्क्वायर थीटा गुना हो जाएगी। मतलब प्रवेश करने वाले ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I हो तो विश्लेषक से गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता कितनी हो जाएगी? I cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी, ठीक है? जहाँ I का मान तुम I नॉट बाय 2 भी लिख सकते हो। तो ये प्रकाश के ध्रुवण का मैथमेटिकली भी स्टडी कर लिया, ठीक है? तो बस अब उसके
जो रिजल्ट है उसी को मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। आगे इतना दिमाग खपाने का टाइम नहीं है, तो ध्यान रखना। मान लेते हैं कि कोई अध्रुवित प्रकाश है जिसकी तीव्रता I नॉट है ना? मान लेते हैं कि हमारे पास कोई अध्रुवित प्रकाश है जिसकी तीव्रता I नॉट है। अब इस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने इस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने के लिए जिस पहले पोलराइड से गुजरते हैं उसको पोलराइजर या ध्रुवक बोलते हैं। और हमको पता है कि इस पोलराइजर से गुजरने के बाद ये जो अध्रुवित प्रकाश है वो ध्रुवित हो जाएगा। और मैंने यही बताया था कि पोलराइड से गुजरने के बाद अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित तो हो जाएगा, लेकिन नुकसान ये होगा कि तीव्रता आधी हो जाएगी। प्रवेश करने वाले अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I नॉट हो, तो इस पोलराइज से गुजरने के बाद इसकी तीव्रता I नॉट बाय 2 हो जाएगी और ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता को I मान लेते हैं। प्रकाश का ध्रुवण हो गया। अब हमको इस ध्रुवित प्रकाश के साथ छेड़छानी करनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ध्रुवित प्रकाश को थीटा कोण वाले विश्लेषक से गुजारते हैं। और अब पूरा डिटेल में एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ध्रुवित प्रकाश को थीटा कोण वाले विश्लेषक से गुजारे हैं, तो बताओ अब प्रकाश की तीव्रता कितना गुना हो जाएगी, cos स्क्वायर थीटा गुना। मतलब प्रवेश करने वाले ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I हो, तो एनालिसिस से गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता I इंटू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी। जब I को श्रद्धा हो तो I नॉट बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो ये सारा हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो, एक और राज मैंने छुपा के रखा था, अब राइट टाइम में उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, मैंने तुमको अभी बताया कि अध्रुवित प्रकाश को पोलराइज से गुजारे तो प्रकाश ध्रुवित तो हो जाता है, लेकिन तीव्रता आधी हो जाती है। ये आधी क्यों होती है उसको अब देख सकते हैं यार, ठीक है ना। तो चलो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई अध्रुवित प्रकाश है जिसकी तीव्रता I नॉट है ना। हमारे पास अध्रुवित प्रकाश है, इसकी तीव्रता I नॉट है। इसको ध्रुवित करने के लिए हम किसी इसको ध्रुवित करने के लिए हम इसको किसी पोलराइजर से गुजार रहे हैं जिसका अक्ष y दिशा में है, ठीक है। तो बस तुम खुद सोच के बताओ, इस बार प्रवेश करने वाला जो प्रकाश है वो अध्रुवित है, मतलब इसमें विद्युत क्षेत्र का जो दोलन है ना, इसमें विद्युत क्षेत्र के दोलन का y अक्ष के साथ कोण रैंडमली 0 से 90 के बीच रैंडमली कितना भी हो सकता है। तो हमको पता है कि इस बार प्रवेश करने वाला प्रकाश अध्रुवित प्रकाश है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र तरंग गति के लंबवत रैंडमली हर दिशा में दोलन करेगा ना। तो हम बोल सकते हैं कि प्रवेश करने वाला जो अध्रुवित प्रकाश है, उसमें जो दोलनीय विद्युत क्षेत्र होगा उसका पोलराइजर से के अक्ष के साथ कोण 0 से 90 के बीच रैंडमली इतना भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अध्रुवित प्रकाश है उसको भी एक ध्रुवित प्रकाश मान सकते हैं, जिसका पोलराइजर से के अक्ष से कोण 0 से 90 के बीच कितना भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना कि जो अध्रुवित प्रकाश है उसको भी एक ध्रुवित प्रकाश मान सकते हैं, जिसका पोलराइड के अक्ष से कोण 0 से 90 के बीच रैंडमली कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो, इसकी तीव्रता I नॉट है। अब इसको पोलराइज से गुजारेंगे, ये तो वही मेलस का नियम यहाँ भी लगा सकते हैं। ये मेलस का नियम यहाँ भी लगा सकते हैं कि इस अध्रुवित प्रकाश को पोलराइज से गुजारेंगे तो प्रकाश ध्रुवित हो जाएगा और उसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी, cos स्क्वायर थीटा गुनी, मतलब प्रवेश करने वाले अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I नॉट है, तो इस पोलराइजर से गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता कितनी हो जाएगी, I नॉट cos स्क्वायर थीटा। जहाँ थीटा क्या होगा, दोलनीय विद्युत क्षेत्र का पोलराइड के अक्ष से कोण। इसमें थीटा क्या होगा, दोलनीय विद्युत क्षेत्र का पोलराइड के अक्ष से कोण होगा, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि इस बार प्रवेश करने वाला जो प्रकाश है वो अध्रुवित है, इस बार प्रवेश करने वाला प्रकाश अध्रुवित है, मतलब इस बार दोलनीय विद्युत क्षेत्र का पोलराइड के अक्ष से कोण 0 से 90 के बीच रैंडमली कितना भी हो सकता है। ये ध्यान रखना, इस बार प्रवेश करने वाला प्रकाश अध्रुवित है, मतलब इस बार दोलनीय विद्युत क्षेत्र का पोलराइड के अक्ष से कोण 0 से 90 के बीच रैंडमली कितना भी हो सकता है। तो इस बार निर्गत प्रकाश की तीव्रता के लिए इसका एवरेज लेना पड़ेगा, ये खतरनाक चीज है, तो ये ध्यान रखना। इस बार प्रवेश करने वाला प्रकाश अध्रुवित है ना, मतलब इस बार दोलनीय विद्युत क्षेत्र का पोलराइड के अक्ष से कोण 0 से 90 के बीच रैंडमली कितना भी हो सकता है। तो अब निर्गत प्रकाश की तीव्रता के लिए हमको इसका औसत लेना होगा, मतलब cos स्क्वायर थीटा का औसत लेना होगा। और ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, तुमको कई बार बताया था कि cos स्क्वायर थीटा जो है वो कभी, है ना, हमको पता है कि cos स्क्वायर थीटा हमेशा 0 से 1 के बीच चेंज करता है। ठीक है, हम कई बार पढ़ चुके हैं कि cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो 0 से 1 के बीच बिल्कुल पीरियोडिकली चेंज करता है। तो इसका औसत कितना होता है, हाफ। तो इससे बताओ निर्गत ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I नॉट बाय 2 का फैक्टर एवरेज से आता है, ठीक है। ये तो आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ध्यान रखना। इस बार भी मेलस का नियम लगा सकते हैं, लेकिन इसमें थीटा
प्रवेश करने वाले विद्युत क्षेत्र का अक्ष से कोण अध्रुवित प्रकाश है। इसमें दोनों विद्युत क्षेत्र का पोलराइड के अक्ष से कोण 0 से 90 के बीच रैंडमली कितना भी हो सकता है। तो अब निर्गत प्रकाश की तीव्रता के लिए एवरेज लेना होगा और cos स्क्वायर थीटा का औसत हाफ। तो बस जो प्रकाश है ध्रुवित हो जाएगा लेकिन तीव्रता I नॉट बाय 2 हो जाएगी। ठीक है, मूर्खों टाइप से पूरा एक्सप्लेन कर लिया। अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अब तुमको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक ना? बस इसका जो फाइनल चीज़ है उसको मैं बता देता हूँ, आगे तुमको डायरेक्ट याद रखना है। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास अध्रुवित प्रकाश है जिसकी तीव्रता I नॉट है। इस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने के लिए जिस पहले पोलराइड से गुज़रते हैं उसको हम पोलराइज़र या ध्रुवक बोलते हैं। तो हमको पता है कि इस पोलराइज़र से गुज़रेंगे तो जो अध्रुवित प्रकाश है वो ध्रुवित तो हो जाएगा लेकिन तीव्रता आधी हो जाएगी। मतलब प्रवेश करने वाले अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I नॉट हो, तो निकलने वाले जो ध्रुवित प्रकाश है उसकी तीव्रता I नॉट बाय 2 हो जाएगी और ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता को हम I बोल देते हैं। अब इसको थीटा कोण वाले एनालाइज़र से गुजारते हैं और हमको पता है कि थीटा कोण वाले एनालाइज़र से गुजारेंगे तो प्रकाश की तीव्रता और कितना गुना हो जाएगी? cos स्क्वायर थीटा गुना हो जाएगी। मतलब प्रवेश करने वाले ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I हो, तो एनालाइज़र से निकलने के बाद प्रकाश की तीव्रता I इंटू cos स्क्वायर थीटा होगी। जहाँ श्रद्धा हो तो I को तुम I नॉट बाय 2 भी लिख सकते हो। इतना भी काफ़ी है, ठीक है। ये सब कर लिया। अब जो-जो बोला है बिल्कुल परफेक्ट शब्दों में मैंने लिख भी दिया है, तो वीडियो पॉज़ करके इसको नोट कर लेना क्योंकि बोर्ड में तुम्हारे थ्योरेटिकल पूछा जाता है, ठीक है। और मेलस के नियम को भी मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है क्योंकि महान स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये मेलस के नियम को मैंने बिल्कुल प्रॉपर किताबी शब्दों में लिख दिया है। हम लिख सकते हैं कि यदि प्रवेश करने वाले ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I हो, तो थीटा कोण पर स्थित एनालाइज़र से गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता कितनी हो जाएगी? I इंटू cos स्क्वायर थीटा गुना हो जाएगी। इसको मेलस का नियम बोलते हैं। तो ये हमने पोलराइड द्वारा ध्रुवण पूरा कंप्लीट कांसेप्ट पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ाओ। तो पोलराइड द्वारा ध्रुवण हमने पूरा पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चलो पहले इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन ये भी तुम्हारे जेईई मेंस में पूछा गया था, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने प्रॉपर शब्दों में लिख दी है, तो तुम वीडियो पॉज़ करके क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख देना। मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, इस बार हमको दे रखा है कि हमारे पास अध्रुवित प्रकाश है, हमको दे रखा है। इस बार हमारे पास शुरू में अध्रुवित प्रकाश है जिसकी तीव्रता क्या, और हाँ, ये तो हमारे पास अध्रुवित प्रकाश है, इसकी तीव्रता I नॉट है, ठीक है। अब देखो इस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने के लिए जिस पहले पोलराइड से गुजरते हैं उसको पोलराइजर बोलते हैं। पोलराइजर से गुजरने के बाद प्रकाश ध्रुवित हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इस ध्रुवित प्रकाश को हम किसी दूसरे पोलराइड से गुजार रहे हैं। हमको पता है कि ध्रुवित प्रकाश को जिस दूसरे पोलराइड से गुजारते हैं उसको क्या बोलते हैं? विश्लेषक या एनालाइजर बोलते हैं। तो बस इस ध्रुवित प्रकाश को हम किसी दूसरे पोलराइड से गुजार रहे हैं, किसी विश्लेषक से गुजार रहे हैं जिसका अक्ष विद्युत क्षेत्र से या पहले पोलराइजर के अक्ष से इसका कोण 30 डिग्री है। तो बस हमको देखना है कि फाइनली जो निर्गत प्रकाश होगा, हमको देखना है कि फाइनली जो निर्गत प्रकाश होगा उसकी तीव्रता कितनी होगी वो देखना है। आराम से कर सकते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये स्टार्ट करते हैं। ये तो भाई हमारे पास कोई अध्रुवित प्रकाश है जिसकी तीव्रता I नॉट है। तो सबसे पहले इस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने के लिए जिस पहले पोलराइड से गुजारते हैं उसको पोलराइजर बोलते हैं। और अब शायद पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, हमको डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में पता है। ये हमको डायरेक्ट पता है कि इस अध्रुवित प्रकाश को पोलराइजर से गुजारेंगे तो प्रकाश ध्रुवित तो हो जाएगा, लेकिन नुकसान ये होगा कि तीव्रता आधी हो जाएगी। ये मतलब बोल सकते हैं कि प्रवेश करने वाले अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I नॉट हो, तो पोलराइजर से गुजारने के बाद प्रकाश की तीव्रता आधी हो जाएगी, मतलब I नॉट बाय 2 हो जाएगी। तो पोलराइड से गुजरने के बाद प्रकाश ध्रुवित तो हो जाएगा लेकिन इसकी तीव्रता आधी हो जाएगी, मतलब I नॉट बाय 2 हो जाएगी। और इस ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता को चलो हम I बोल लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्रुवित प्रकाश, प्रकाश ध्रुवित तो हो गया ना। अब इस ध्रुवित प्रकाश के साथ छेड़छानी करने के लिए आगे हमने कोई विश्लेषक लगा दिया है ना? इसके साथ छेड़छानी करने के लिए आगे हमने कोई दूसरा पोलराइड लगाया है जिसको विश्लेषक बोलते हैं। और हमको दे रखा है कि जो दूसरा पोलराइड है, जो विश्लेषक है, इसका दोलनी विद्युत क्षेत्र के साथ या पोलराइजर से के अक्ष के साथ कोण 30 डिग्री है। ये तो हमको पता है कि विश्लेषक से गुजारेंगे तो अब दोलनी विद्युत क्षेत्र जो है वो केवल विश्लेषक के अक्ष की दिशा में दोलन करेगा। ठीक है? तो तीव्रता कितनी हो जाएगी वो देखना है। ये तो बस हमको अच्छे पता है। हमको अच्छे पता है कि बताओ प्रवेश कर, सॉरी,
ये हमको अच्छे पता है कि प्रवेश करने वाले ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आई है, तो 30 डिग्री कोण वाले विश्लेषक से गुजारेंगे तो प्रकाश की तीव्रता और कितना गुना हो जाएगी? cos स्क्वायर थीटा गुना, मतलब प्रवेश करने वाले ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आई है, तो विश्लेषक से गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता कितनी हो जाएगी? I इंटू cos स्क्वायर थीटा मान रख देते हैं। तो I तो प्रवेश करने वाले ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, उसको हम क्या लिख सकते हैं? I नॉट बाय 2 और cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? ये एनालाइजर का विद्युत क्षेत्र या पोलराइजर से कोण वो कितना है? 30 डिग्री। तो हमको पता है कि cos 30 होता है √3/2, cos स्क्वायर 30 इसका होल स्क्वायर मतलब 3/4। बस हम बोल सकते हैं कि जो फाइनली जो निर्गत प्रकाश होगा उसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी? I नॉट बाय 2 इंटू 3/4 मतलब कितना आ गया? 3 I नॉट बाय 8। में क्वेश्चन इजीली हम कर सकते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो इस पोलराइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दे रखा है। थोड़े से मैंने डेटाज और लैंग्वेज चेंज किए, बाकी क्वेश्चन का भावना वही है, ठीक ना? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने यहाँ प्रॉपर्ली लिख दी है, ठीक है? तुम वीडियो पॉज करके इसकी लैंग्वेज लिख देना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना। ठीक है, देखो इस बार हमको दे रखा है कि हमारे पास कोई अध्रुवित प्रकाश है। सॉरी, ये तो हमारे पास कोई अध्रुवित प्रकाश है, और चलो इस अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I नॉट मान लेते हैं, ठीक? अब देखो, अब हमको क्वेश्चन में, हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि इस अध्रुवित प्रकाश को हम दो क्रॉस्ड पोलराइजर से गुजार रहे हैं। क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है, इस अध्रुवित प्रकाश को दो क्रॉस्ड पोलराइजर से गुजार रहे हैं। ये तो ध्यान रखना कि क्रॉस पोलराइजर ऐसे दो पोलराइड होते हैं जिनके अक्ष परस्पर लंब होते हो। मैंने लिख भी दिया है, ये तो ध्यान रखना कि क्रॉस्ड पोलराइजर ऐसे दो पोलराइड होते हैं जिनके अक्ष परस्पर लंब होते हैं। ये तो चलो मान लेते हैं कि ये जो पोलराइड है उसका अक्ष y अक्ष के अनुदिश है, और ये जो पोलराइड है उसका अक्ष z अक्ष के अनुदिश है। तुम बताओ कि ये दोनों ऐसे पोलराइड है जिनके अक्ष परस्पर लंबवत हैं, और ऐसे पोलराइड जिनके अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं उनको क्रॉस्ड पोलराइजर, या तुम्हारी गंदी हिंदी की लैंग्वेज में क्रसित पोलराइडर ऐसा लिखते हैं, ठीक है? वो इस आपतित सॉरी इस अध्रुवित प्रकाश को दो लंबवत पोलराइड से गुजारते हैं तो क्रॉस पोलराइजर से गुजारते हैं, ठीक है? जिनके अक्ष परस्पर 90 डिग्री कोण पर है, ठीक है? अब हम ऐसा करते हैं कि एक और पोलराइड शीट लेते हैं, हम ऐसा करते हैं कि एक और पोलराइड शीट लेते हैं और उसको इन दोनों पोलराइड के बीच में रखते हैं, और अब हम ऐसा कर रहे हैं कि जो बीच वाली पोलराइड शीट है उसको घुमाते हैं। या तो एक और पोलराइड शीट लेते हैं जिसको इन दोनों पोलराइड के बीच में रखते हैं, और हम ऐसा करते हैं कि ये जो बीच वाली जो पोलराइड शीट है उसको ऐसे घुमाते हैं, और चलो मान लेते हैं कि किसी क्षण बीच वाली पोलराइड का जो अक्ष है वो पहले पोलराइड से थीटा कोण पर है। तो तुम खुद बताओ ये दोनों परस्पर लंबवत है ना, तो बीच वाली पोलराइड शीट का इसके अक्ष से कोण अगर थीटा हो तो इसका इस दूसरे पोलराइड से कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये तो तुम समझते हो ये दोनों पोलराइड के अक्ष परस्पर लंबवत हैं, तो बताओ बीच वाली जो पोलराइड शीट है उसका पहले पोलराइड से कोण थीटा हो तो दूसरे पोलराइड से ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा होगा। ये तो समझते हो। ये तो हमको दे रखा है कि बीच वाली पोलराइड शीट को घुमा रहे हैं और किसी क्षण बीच वाली पोलराइड का पहले पोलराइड के अक्ष से कोण थीटा है, तो ऑब्वियसली उसका दूसरे पोलराइड के अक्ष से कोण 90 माइनस थीटा होगा। तो इस केस में जो फाइनल निर्गत प्रकाश है उसकी तीव्रता कितनी होगी वो देखना है, ठीक है? और उसके बाद हम ऐसा करें कि बीच वाली पोलराइड को घुमाते हुए तो थीटा को लगातार चेंज करते हैं। बस हमको पूछा है कि थीटा को लगातार चेंज करेंगे तो निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता कब होगी वो हमको देखना है। निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता कितनी होगी वो भी देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हिम्मत करके इसको करते हैं, ठीक है? वो हमको दे रखा ये हमको दे रखा है कि हमारे पास शुरू में अध्रुवित ये क्या है? ये हमारे पास शुरू में अध्रुवित प्रकाश है जिसकी तीव्रता I नॉट है ना? अब देखो इस अध्रुवित प्रकाश को दो क्रॉस पोलराइजर से गुजारते हैं, मतलब दो ऐसे पोलराइड से गुजारते हैं जिनके अक्ष परस्पर लंबवत है। मान लेते हैं कि इस पोलराइड का अक्ष y अक्ष के अनुदिश है और इस पोलराइड का अक्ष z दिशा के अनुदिश है। ठीक, तो इसको दो क्रॉस पोलराइजर मतलब लंबवत पोलराइजर से गुजारते हैं, ठीक है? सही है ना? और बीच में एक और पोलराइड शीट लेते हैं और उसका इसके साथ कोण थीटा है तो ऑब्वियसली इसके साथ कोण 90 माइनस थीटा होगा। निर्गत प्रकाश की तीव्रता निकालनी है तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बस तुम बताओ कि शुरू में हमारे पास अध्रुवित प्रकाश है ना, इसको पहले फर्स्ट पोलराइड से गुजारते हैं,
ठीक है, वही हमारे पास शुरू में अध्रुवित प्रकाश है, इसको पहले इस फर्स्ट पोलराइड से गुजारते हैं, तो हमको पता है कि इस फर्स्ट पोलराइड से गुजारेंगे तो प्रकाश ध्रुवित तो हो जाएगा और उसमें विद्युत क्षेत्र का दोलन केवल y दिशा के अनुदिश ही बचेगा। तो पता है कि इससे गुजारने के बाद प्रकाश ध्रुवित हो जाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र का दोलन y दिशा में बचेगा। अब हमको ये भी पता है कि इस अध्रुवित प्रकाश को इस पहले पोलराइड से गुजारेंगे तो प्रकाश ध्रुवित तो हो जाएगा, लेकिन नुकसान ये होगा कि तीव्रता आधी हो जाएगी। मतलब प्रवेश करने वाले अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I नॉट है, तो इस पहले पोलराइड से गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता आधी हो जाएगी, मतलब I नॉट बाय 2 हो जाएगी। और पहले पोलराइड से गुजरने के बाद ध्रुवित प्रकाश की जो तीव्रता होगी उसको चलो हम शॉर्ट फॉर्म में I1 बोल देते हैं। ये तो पहले पोलराइड से गुजारेंगे तो प्रकाश ध्रुवित हो जाएगा, लेकिन तीव्रता I नॉट बाय 2 हो जाएगी, इसको I1 बोलते हैं, ठीक है। अब ये प्रकाश ध्रुवित हो गया ना, है ना? अब ये प्रकाश ध्रुवित हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि इस प्रकाश को इस बीच वाले पोलराइड से गुजारते हैं, जिसका पहले पोलराइड से कोण थीटा है। बस तुम आराम से बताओ, ये बताओ ध्रुवित प्रकाश है ना? ये तुम आराम से बताओ कि ध्रुवित पोलर सॉरी आराम से बताओ कि ध्रुवित प्रकाश को हम इस बीच वाले पोलराइड से गुजर रहे हैं जो कि थीटा कोण पर है, तो इससे गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता और कितना गुना हो जाएगी? cos स्क्वायर थीटा गुना और हो जाएगी। मतलब बोल सकते हैं कि प्रवेश करने वाले ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I1 हो, है ना? प्रवेश करने वाले ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I1 हो, तो बताओ इस वाले पोलराइड से गुजरने के बाद तीव्रता कितनी हो जाएगी? I1 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो लिख सकते हैं कि प्रवेश करने वाले ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I1 हो, तो इससे गुजरने के बाद तीव्रता कितनी हो जाएगी? I1 cos स्क्वायर थीटा, जहाँ I1 का मान हम क्या रख सकते हैं? I नॉट बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि इस पोलराइड से गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता cos स्क्वायर थीटा गुना हो जाएगी, मतलब I नॉट बाय 2 into cos स्क्वायर थीटा गुना हो जाएगी, ठीक? अब देखो, है ना? ये हो गया, ठीक। अब देखो, इस पोलराइड से गुजरने के बाद विद्युत क्षेत्र का दोलन इसके अनुदिश हो जाएगा ना। अब ऐसा करते हैं कि वे ध्रुवित प्रकाश को इस लास्ट पोलराइड से गुजारते हैं। मतलब ऐसा करते हैं कि इस ध्रुवित प्रकाश को इस लास्ट पोलराइड से गुजारते हैं, और बताओ जो लास्ट पोलराइड है इसके क्या विद्युत क्षेत्र से कोण कितना है? 90 माइनस थीटा। तो बताओ इससे गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता और कितना गुना हो जाएगी? cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा गुना और हो जाएगी। तो तुम बताओ कि इसमें प्रवेश करने वाले है ना, तो बताओ कि इसमें प्रवेश करने वाले ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I2 थी, तो बताओ इस तीसरे पोलराइड से गुजरने के बाद तीव्रता cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा गुना और हो जाएगी। ये मतलब प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता I2 थी, तो इससे गुजरने के बाद तीव्रता I2 into cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगी, ठीक है। बताओ I2 का मान तो क्या रख सकते हैं? I नॉट बाय 2 cos स्क्वायर थीटा into cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो हमको पता है कि cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? sin थीटा होता cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा को sin स्क्वायर थीटा। तो बस बोल सकते हैं कि निकलने वाला जो फाइनल प्रकाश है उसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी? I2 की जगह तो I नॉट बाय 2 cos स्क्वायर थीटा into cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा को sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो बस बोल सकते हैं कि फाइनल निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी? I नॉट बाय 2 into sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर इतनी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब सेकंड पार्ट देखना। नहीं तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? बीच वाली शीट को घुमा रहे हैं, मतलब थीटा को धीरे-धीरे चेंज करते हैं। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, इस तरह से थीटा को लगातार चेंज करते हैं। तो हमको देखना है कि थीटा को लगातार चेंज करें तो निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता कब आएगी वो देखना है। फिर बताओ, इस बार sin थीटा इंटू cos थीटा गुणनफल की फॉर्म में है, इनको हैंडल करना मुश्किल है। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल टूल में तुमको चमका करके बताया था कि पूरी फिजिक्स में अगर sin थीटा इंटू cos थीटा साथ-साथ दिखे तो उसको तुरंत sin 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो वही 11th में पढ़ा हो गया कि sin 2 थीटा कितना होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। तो 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो sin थीटा cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sin 2 थीटा बाय 2। बताओ, है ना? बताओ इसमें sin थीटा cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? क्या हो रहा है? हाँ, sin थीटा cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sin 2 थीटा बाय 2। तो sin थीटा cos थीटा के होल स्क्वायर को sin 2 थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, अब जगह खत्म है, मैं यही लिख देता हूँ। तो इससे हम बोल सकते हैं कि निकलने वाले फाइनल प्रकाश की तीव्रता कितनी हो जाएगी, है ना? कितनी होगी? I नॉट बाय 2 इंटू sin 2 थीटा अपन 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? sin स्क्वायर 2 थीटा बाय 4। इस पे I नॉट बाय 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? I नॉट अपन 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8
इंटू साइन 2 थीटा का स्क्वायर, मैं ऐसे लिख देता हूँ ढंग से। ये तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी आएगी, आई नॉट बाय 8 और साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो फाइनल निर्गत प्रकाश की तीव्रता को बहुत सिंपल शब्दों में इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। बस अब बहुत सिंपल हो गया ना। बस अब हमको पूछा है कि फाइनल निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम कब होगी वो देखना है। तो बस साफ साफ बताओ कि जो फाइनल निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है वो साइन 2 थीटा पे डिपेंड कर रही है ना, बाकी सब कांस्टेंट है। बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि फाइनल निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तब होगी जब साइन 2 थीटा अधिकतम होगा। और हमको पता है कि साइन का अधिकतम संभव मान कितना होता है, 1। और साइन का मान अधिकतम कब होता है, जब साइन के अंदर वाली चीज 90 हो जाए, मतलब जब 2 थीटा 90 हो जाए तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो बस साइन 2 थीटा का अधिकतम मान 1 रखेंगे, तो इससे बताओ निर्गत प्रकाश की अधिकतम संभव तीव्रता कितनी आएगी, आई नॉट बाय 8। और निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तब होगी जब थीटा इक्वल 45 डिग्री हो, मतलब जो बीच वाली पोलराइड शीट है उसका अक्ष पहले और दूसरे पोलराइड के बिल्कुल बीच में हो, तब निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अभी इतना सारा एक्सप्लेन किया ना, आगे डायरेक्ट कर सकते हो। इस अध्रुवित प्रकाश को पोलराइड से गुजारेंगे तो प्रकाश ध्रुवित हो जाएगा, लेकिन तीव्रता आधी हो जाएगी, आई नॉट बाय 2 हो जाएगी, इसको आई 1 बोल दिया। फिर इसको दूसरे पोलराइड से गुजारेंगे तो इनके बीच आपस में कोण थीटा, इसलिए दूसरे पोलराइड से गुजारेंगे तो तीव्रता और cos स्क्वायर थीटा गुना हो जाएगी, मतलब आई नॉट बाय 2 तो थी, लेकिन इंटू cos स्क्वायर थीटा और हो जाएगी, इसको I2 बोल दिया। फिर इसको तीसरे पोलराइड से गुजारेंगे तो इनके बीच आपस में कोण 90 माइनस थीटा है, तो इससे गुजारेंगे तो तीव्रता और कितना गुना हो जाएगी, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक। बताओ तीव्रता आई नॉट बाय 2 cos स्क्वायर थीटा तो थी, इंटू cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा और हो जाएगी, जिसको sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर आगे इसको sin 2 थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता सुंदर फॉर्म में ये हो जाएगी। फिर अधिकतम कब होगी वो देखना, साफ साफ बोल सकते हैं कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तब होगी जब sin 2 थीटा अधिकतम होगा। sin का अधिकतम मान 1 और sin का मान अधिकतम तब होता है जब इसके अंदर वाली चीज 90 हो जाए, मतलब 2 थीटा 90 हो जाए तो थीटा 45। तो sin का अधिकतम मान 1 रखेंगे तो निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता आई नॉट बाय 8 होगी, और वो तब होगी जब थीटा 45 हो, मतलब जो बीच वाला पोलराइड है वो इन दोनों पोलराइड के बिल्कुल कोण अर्धक पे रखा हो, तब निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। अब देखो ये मैंने क्वेश्चन कर लिया, लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी की जो बुक है ना, तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक है उसमें निर्गत प्रकाश है ना, एनसीईआरटी की बुक में हमको ये दे रखा है कि पहले पोलराइड से गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता I1 हो तो फाइनल निर्गत प्रकाश की तीव्रता देखनी है। तो तब पहले पोलराइड से गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता कितनी हो गई, आई नॉट बाय 2 होगी, इसको आई नॉट बोल I1 बोला है ना। पहले पोलराइड से गुजरने के बाद प्रकाश की तीव्रता आई नॉट बाय 2 हो गई, इसको हमने I1 बोला है ना। तो एनसीईआरटी में फाइनल प्रकाश को I1 की फॉर्म में पूछा है, तो उसमें आई नॉट बाय 2 को तुम क्या लिख सकते हो, I1, और इसको I1 लिखोगे तो फिर निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई नॉट बाय 8 की जगह I1 बाय 4 हो जाएगी, इंटू साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। ये तो उसको भी कर सकते हो, तो बस एक ही अंतर है कि हमने जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है उसको अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आई नॉट की फॉर्म में लिखा है। एनसीईआरटी में उसको इन्होंने पहले ये पहले पोलराइड्स के बाद में जो तीव्रता I1 है उसकी फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ये बाकी हमने जो क्वेश्चन लिखा उसका सॉल्यूशन तो यही है, इजीली इसको कर सकते हैं।